जी हाँ मित्रों, यूपीएससी का इंटरव्यू फॉर्म भरते वक्त बहुत सारे कैंडिडेट्स गलतियां करते हैं अपने कैडर, सर्विस और हॉबी लिखने में। यूपीएससी आपको अलाउ करता है कि आईएएस के लिए आप स्टेट का अलग प्रेफरेंस दो, आईपीएस के लिए अलग प्रेफरेंस दो। तो कुछ लोग आईएएस में पंजाब को आगे लिखते हैं लेकिन आईपीएस में पंजाब को पीछे लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पंजाब की जो स्टेट पुलिस सर्विस का मिनिस्टर के साथ जो नेटवर्किंग और नेक्सस, उसके चलते बाहर से जो आईपीएस बन के आते हैं उनको थोड़ी तकलीफ होती है और ये अनुभव वो दूसरों से बांटते हैं, तो बाकी कैंडिडेट भी कुछ ऐसा करते हैं। टीना डाबी का फर्स्ट रैंक आया था, उसने अपने फॉर्म में लिखा मुझे हरियाणा में पोस्टिंग चाहिए, लेकिन उसको राजस्थान मिला। अथर खान का रैंक 2 आया था, उसने फॉर्म में लिखा मुझे कश्मीर चाहिए, लेकिन उसे भी राजस्थान मिला। ऐसा क्यों? उसका कारण है ये इनसाइडर आउटसाइड। नॉर्मली ऑडिट अकाउंट सर्विस को पोस्टल टेलीकॉम अकाउंट सर्विस से पहले लिखा जाता है प्रेफरेंस में, क्योंकि ऑडिट अकाउंट सर्विस में यूनाइटेड नेशंस में पोस्टिंग आए, कंसल्टेंसी के जॉब रिटायरमेंट के बाद मिले तो मज़ा ज़्यादा रहता है। अब कुछ लोग विरोध करेंगे, भाई तुम खुद ही रॉयल एंट्री मेंटालिटी और ये राजसी मानसिकता और सत्ता और पैसा कैसे हासिल किया समझा रहे हो। ऐसा नहीं है। देखिए, यूपीएससी को ही आप बोल दो ना कि ऐसा प्रेफरेंस मांगना छोड़ दे, सीधा अपने हिसाब से अलॉटमेंट कर दे सबका। वो पूछ रहे हैं तो हम फॉर्म भर रहे हैं। और दूसरा, आप में इतना ही सेवा भाव है तो मध्याह्न भोजन, मिड डे मील का, कुक का, रसोई का फॉर्म भरो। उससे ज़्यादा क्या सेवा हो सकती है कि आप गरीब बच्चों को खाना खिलाए? मत भरो यूपीएससी का फॉर्म। 5वां रैंक दिया है आईएफएस को। नॉर्मली आप पाएंगे गुजराती कैंडिडेट्स आईएफएस को 5वां देते हैं, मतलब आईएएस आईपीएस रेवेन्यू सर्विस के बाद आखिर में आता है। ऐसा क्यों? उसका एक बड़ा कारण है नेगेटिव पब्लिसिटी। आज से 10-15 साल पहले जिन लोगों को गुजरात से आईएफएस में, फॉरेन सर्विस में भेजा होगा, उन सबके पोस्टिंग समझो ज़्यादातर अफ्रीका में आए, तो वो आदमी हमेशा परेशान और फ्रस्ट्रेटेड रहे। क्योंकि एस जयशंकर की तरक्की क्यों है? क्योंकि उनको चाइना में हैवी पोस्टिंग मिले थे। बहुत तरक्की आपको चाहिए तो अमेरिका, यूरोप और चाइना में हैवी पोस्टिंग चाहिए। अब इनका नेटवर्किंग नहीं बनता हो या जो भी, तो वो वापस जब आएंगे तो बाकी विद्यार्थियों को क्या सलाह देंगे ये गुजराती फॉरेन सर्विस ऑफिसर कि मज़ा नहीं है, इससे अच्छा इनकम टैक्स की नौकरी करो, बेहतर होगा। अब आप कहे तो 5वां रैंक क्यों दिया? 99 ही लिख देते, मतलब नहीं चाहिए हमको फॉरेन सर्विस नौकरी। उसका ये कारण हो सकता है कि 99 लिख देगा कि हमको चाहिए ही नहीं फॉरेन सर्विस नौकरी, तो फिर उसका इंटरव्यू का फॉर्म देख के अगर इंटरव्यू पैनल में कोई फॉरेन सर्विस का ऑफिसर है, वो ज़्यादा ईगो पे ले लेगा कि तुमने नॉट अपडेट कर, वो ग्रिलिंग से बचने के लिए शायद वो ऐसा करते हैं कि 5वें पे लिखते, 99 नहीं लिख देते, भले उनको नौकरी नहीं चाहिए। इधर आप पाएंगे कि ये आदमी ने डानिक्स, जो कि ग्रुप बी सर्विस है, उसे रेलवे प्रोटेक्शन सर्विस, जो कि ग्रुप ए सर्विस है, उसके भी आगे रख दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डानिक्स है उसमें आपको ये दिल्ली, अंडमान निकोबार वगैरह में एसडीएम का सब पावर और ठाठ मिलता है, और गुजराती है तो उसको दीव दमन के आसपास पोस्टिंग की भी चाहत हो, तो इस कारण से वो ग्रुप बी को आगे रख देते हैं ग्रुप ए के सामने। देखिए मित्रों, जब भी आप हॉबी लिखने तो अपने लिए जो फैशनेबल है, ज़रूरी नहीं कि यूपीएससी के पैनल के लिए भी फैशनेबल हो। ये भाई ने लिखा कि मुझे ये तानिया खानी जाओ के व्लॉग्स देखना पसंद है, जो कि एक डिजिटल नोमैड है। डिजिटल नोमैड मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका फिक्स्ड एड्रेस नहीं इधर उधर घूमते रहता है। तो फिर यूपीएससी के साइकोलॉजिस्ट जो पैनल में बैठे हैं वो आपको कैसे इंटरप्रेट करें? आपको वो भी सोचना है कि क्या तुम अपनी जीवन से इतने परेशान, फ्रस्ट्रेटेड हो, फैमिली से किसी से बनता नहीं कि तुमको भाग जाना है, एक परमानेंट एड्रेस पे रुकना नहीं है। आर यू इवन मेंटली सूटेबल फॉर दिस आईएएस आईपीएस जॉब की, जहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आपको टिक के बैठना होता है, भले आपका सबके साथ झगड़ा चलता हो, आपको मजा नहीं आता। अबाउट दिस एकेडमिक डिटेल्स भरने में कुछ लोग गलती क्या करते हैं? ये भाई होशियार है, एमबीए लिखा तो उसने सिर्फ एक ही लिखा है कि मैंने एचआरएम किया है, ताकि जो भी प्रश्न है उसके आसपास वो बात करे। ये दूसरे कैंडिडेट ने गलती किया, एमबीबीएस किया, अभी उसने 5 सब्जेक्ट लिख दिए, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, गायनेको। तो इसका मतलब आप खुद से ही पैनल को कीवर्ड फिलअप कर रहे हो कि मुझे इतना सारा पूछो, तो आप परेशान रहेंगे, तो कम लिखा करो। जी नमस्कार मित्रों, तो इस लेक्चर में मैं बात करना चाहता हूँ कि यूपीएससी इंटरव्यू फॉर्म भरने में किन गलतियों से बचे, क्योंकि कुछ दिनों पहले मेंस का रिजल्ट आ गया और अब आप सबको इंटरव्यू का फॉर्म भरना है। कुछ लोग कहेंगे पण इसकी बात करने का तुम्हें क्या एक्सपीरियंस है? तो भाई मुझे बहुत तजुर्बा है, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक मैं अहमदाबाद और दिल्ली दोनों जगह पर मॉक इंटरव्यू पैनल में बैठते रहता हूँ, और जो कैंडिडेट आते हैं उन्होंने फॉर्म में क्या भरा, पैनल ने कैसे ग्रिल किया, ये सब मैं नोट डाउन करते रहता हूँ। तो ये लगभग 10 साल का जो अनुभव है उसके निचोड़ के रूप में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि हमने तुम्हें कभी मॉक इंटरव्यू के वायरल रील्स में नहीं देखा, तो हम कैसे मान लें भाई? क्योंकि मॉक इंटरव्यू में मैं सेक्स और डेटिंग और एलजीबीटी के सवाल नहीं पूछता, इसलिए मेरे रील्स वायरल नहीं है। मेरी कोई पीआर एजेंसी नहीं है, इसलिए मेरे रील्स वायरल नहीं है। लेकिन फिर भी जो कुछ अच्छे वीडियो मॉक इंटरव्यू के मैंने बनाए थे वो मैंने अपनी खुद की चैनल पे डाले, उसको आप देखना। आजकल मैं मॉक इंटरव्यू के वीडियो डालता नहीं, क्योंकि ये पूरी जॉनर ही डिस्ट्रॉय हो गई है। समझो 1000 टॉपर सिलेक्ट हुए, 3 कोचिंग क्लास में उन्होंने फ्री मॉक इंटरव्यू दिए, तो 3000 वीडियो हो गए, सारे कोचिंग वाले अपलोड करें, तो अब कौन देखेगा? इसलिए आजकल ये ओवर स्पामिंग के चलते ये इंटरव्यू अपलोड करने का कुछ मज़ा नहीं, तो मैं वीडियो डालता नहीं। लेकिन फॉर्म भरने में क्या गलतियाँ हैं उसे हम समझते हैं। देखिए, अगर आपको
रियल एक्सपर्ट से मॉक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेना है तो अनअकैडमी की पूरी पैनल है, लास्ट माइल प्रोग्राम हमारा होता है। ये वाले लिंक पे जाके आप फ्री में रजिस्टर करो, आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। और उसी तरह प्रीलिम्स और मेंस के अंदर भी आपको एक्सपर्ट से पढ़ना है, चाहे हिंदी मीडियम, इंग्लिश या बायलिंगुअल, तो भी पूरी टीम आपको मिलेगी। नेटफ्लिक्स जैसा मॉडल है, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपका लाइव लेक्चर, स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग, डाउट रेजोल्यूशन, मॉक सब कुछ अनलॉक हो जाता है। और अभी हमारे 9 साल कंप्लीट हुए तो एक प्रतिष्ठा ऑफर चल रहा है कि 9 महीने पे 9 महीने एक्स्ट्रा फ्री, 12 पे 12, 18 पे 18। ये सब चीज़ें भी नीचे दी है, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि लोग क्या गलती करते हैं। एक एक करके मैं बात करूंगा, कैडर मिस्टेक, सर्विस मिस्टेक एंड हॉबी मिस्टेक। तो वीडियो के टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप देख लेना। उससे पहले मैं 2-3 डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आगे जो भी बात होगी अब वो क्या कि स्टेट कैडर में ये वाला स्टेट आगे लिखना, ये वाला पीछे लिखना, ऐसा लोग करते हैं। ऐसा मैं ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो कुछ लोग हैं, तुम सब प्रांतवाद यानी रीजनलिज्म प्रमोट कर रहे हो, ऐसा बोल के ये स्टेट आगे पीछे। तो भाई आप यूपीएससी को ही पूछ लो, यूपीएससी को ही आप बोल दो कि ऑप्शन ही देना छोड़ देना। वो फॉर्म में पूछते हैं कि तुमको कौन सा स्टेट चाहिए, तो हम लिख रहे हैं ना, हम भीख मांग के तो लिख नहीं रहे। तो ये सब दोगलापन और ये ज़रूरत से ज़्यादा चौंसलेबाजी आप बंद करो। आदर्शवाद की पीपूड़ी आपको बजानी, आप बजाओ। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। दूसरा डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल मैच्योर ऑडियंस के लिए है जो मैच्योर आर्गुमेंट समझ सकती है। कि जब अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे सारे फॉर्म शेयर करूं कि कई सारे लोग हरियाणा को आगे लिखते हैं, पंजाब को पीछे लिखते हैं आईपीएस जॉब प्रेफरेंस में, तो भावुक नहीं होना है। आर्गुमेंट सुनने की आप में मैच्योरिटी होनी चाहिए कि पंजाब स्टेट सर्विस के अंदर पुलिस लॉबी उनकी ज़्यादा, उसका मिनिस्टर के साथ नेटवर्किंग होता है, तो बाहर से जो आईपीएस है उसको नौकरी करने में मज़ा नहीं आता, तो इसलिए वो थोड़ा अवॉइड करते हैं। दूसरा डिस्क्लेमर कि मैं जो भी आपको ये साथ ये ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ पिछले 10 सालों में जो मैंने देखा, वो सब ऐसा है कि गुजरात कोचिंग घराना, गुजरात के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, उन सब का कलेक्टिव थॉट प्रोसेस, आउटलुक और वैल्यू सिस्टम के हिसाब से ये सब होगा मेरा। दिल्ली या साउथ के जो भी टीचर्स हैं, टॉपर्स हैं, उनका सर्विस कैडर और प्रेफरेंस या हॉबी में क्या लिखना चाहिए, नहीं लिखना है, उनकी थॉट प्रोसेस अलग होगी। वो सही भी हो सकती है। तो ये सब म्यूज़िक जैसा ही है, आपकी विश्वास के हिसाब से आप जो करना है। और जो मैं बता रहा हूँ तो आपको उसको अपने लॉजिक में डालना है कि ये मुझे सेट हो रहा है कि नहीं, उस हिसाब से आप लिखो। ये वीडियो बना ही क्यों रहे हो? क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जिनके माँ बाप पहले से आईपीएस आईएएस के अंदर जॉब में है, तो इनको तो सब पता होता है कौन सा आगे लिखना है, पीछे लिखना है। जो छोटे गांव शहर से भी सिलेक्ट होते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं है। तो बिना किसी से पूछे टेलीग्राम, रेडिट पर इधर उधर अनजान लोगों की बातें सुन के कुछ भी लिखते हैं और फिर आजीवन परेशान होते हैं। फिर इनको रिग्रेट, भाई ये के बदले ये सर्विस लिख देता तो मुझे जीवन में शांति ज़्यादा होती। तो नहीं हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जल्दी से इंट्रोडक्शन दे दूं, 3 फॉर्म आपको भरने। प्रीलिम से पहले जो फॉर्म भरना है उसमें मेन चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि मेंस का मीडियम क्या रखना है, ऑप्शनल क्या रखना है, एग्जाम सेंटर। नॉर्मली यूपीएससी फिर उसको अलाउ नहीं करेगा कि आप बाद में बदल नहीं सकते। फिर जब आप मेन प्रीलिम पास करते हैं और मेंस देना है तो मेंस से पहले एक फॉर्म भरना है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 1 डेफ 1। उसमें एक कास्ट पीएच सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये सब मांगते हैं। फिर आपका मेंस क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू से पहले आपको दूसरा फॉर्म भरना है, उसका नाम होता है डेफ 2, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2। उसमें आपसे ये सर्विस कैडर, हॉबीज़ वगैरह के बारे में कुछ पूछा जाता है। तो एक एक करके 3 फॉर्म भरने होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ये डेफ 2 की। सबसे पहले हम ये कैडर्स की बात करें। देखिए जो यूपीएससी में 20-22 जॉब्स आपको ऑफर किए जाते हैं आपके मेरिट और प्रेफरेंस के हिसाब से, उसमें 3 है ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट। हालांकि फॉरेस्ट का फिर अलग एग्जाम है, वो आप जानते हैं। अब ये जो 3 है ऑल इंडिया सर्विस, मतलब यहाँ पर आपको एक स्टेट कैडर भी पूछा जाएगा और वो आपको अलॉट हुआ तो पूरी जिंदगी या तो उस स्टेट में आपकी नौकरी जाएगी या दिल्ली में आपका डेप्यूटेशन पे पोस्टिंग होगा, ऐसा चलता है। बाकी जो जॉब्स हैं जैसे रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स, इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस जो दूरदर्शन चलाता है, वो सबको हम बोले सेंट्रल सर्विस। तो वहाँ पर ऐसा कैडर सिस्टम नहीं कि एक ही स्टेट में रहोगे, पूरे भारत में कहीं भी आपका पोस्टिंग आ सकता है। तो अभी जो हमारे फोकस है वो क्या है, आईएएस और आईपीएस के लिए स्टेट कैडर्स। कुल मिला के जो भी 25-26 कैडर्स हैं, इसमें जम्मू कश्मीर पहले अलग राज्य था, फिर अब वो यूनियन टेरिटरी बन गया तो उसको ऑगमेंट में मिला दिया। अब इसकी सिस्टम काफ़ी यूनिक है। पहले मैं आपको उसकी सिद्धांत बताता हूँ और उसके बाद कि लोग जो भरते हैं उसमें क्या आगे पीछे लिखते हैं, उसके पूछे उनकी क्या थॉट प्रोसेस होती है। तो पहले मैं आपको प्रोसेस या नियम उसके बताऊं। जैसे कि ये टीना डाबी को रैंक 1 मिला, उसने फॉर्म में लिखा मुझे हरियाणा चाहिए, लेकिन उसको राजस्थान मिल गया। उसी तरह अथर जिसका रैंक 2 आया था, उसने लिखा मुझे कश्मीर चाहिए, उसको भी राजस्थान मिल गया। ऐसा क्यों? उसका कारण है इनसाइडर आउटसाइडर रूल। देखिए ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज की कल्पना की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल के ज़माने में,
तो ये भी सोचा गया कि एक ही राज्य के लोग आईएएस आईपीएस बन के उसी राज्य में रहेंगे, तो फिर क्या उनके ऊपर उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स, उनकी पूरी बिरादरी, कास्ट, उनके लोकल नेता, इन सब का प्रेशर में वो सब अच्छा काम कर नहीं पाए, दबाव में रहे। इसलिए इनसाइडर आउटसाइडर कैसा है कि मान लो कि 3 वैकेंसी हो गुजरात में आईएएस की, तो 2 बाहर वालों को देंगे, 1 अंदर वाले को गुजराती को देंगे, अगर गुजराती पास कर पाया तो। इसलिए आप पाएँ गुजरात में बहुत कम आपको गुजराती दिखे पास नहीं कर पाते। खैर वो दूसरा मुद्दा है। मेन चीज़ ये कि ऐसा इनसाइडर आउटसाइडर रूल होता है और उसमें भी बड़ी बात क्या है कि उसमें भी वापस रिजर्वेशन सिस्टम होती है। अब हरियाणा में देखो, मान लो जिस ज़माने में टीना डाबी ने फॉर्म भरा, उसका ये उसके आगे पीछे का ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था। उस वक़्त ये था कि सारी इनसाइडर कोई वैकेंसी है नहीं भाई। जनरल में भी नहीं, ओबीसी में भी नहीं, एससी में भी नहीं, वैकेंसी नहीं थी इनसाइडर की। तो स्वाभाविक है फिर क्या किया जाए, आपका पहला ऑप्शन तो है नहीं अवेलेबल, तो दूसरे में मान लो लिखा हो राजस्थान, तो उनको राजस्थान मिला। तो ये भी हो सकता है आपका पहला नंबर आए फिर भी आपको मनपसंद स्टेट ना मिले, ये हो सकता है। खैर, जो ये फॉर्म भरना है उसमें आपको पूछा जाता है तुम अपनी होम कैडर पहले बताओ। होम कैडर आपको लिखनी पड़ेगी, उसको सपना नहीं आ जाएगा, क्योंकि होम कैडर लिखोगे तभी इनसाइडर और आउटसाइडर के कोटे में आपका आगे काउंटिंग होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा, जैसे मैं लिखूँ गुजरात, देन आई हैव टू राइट इट, पहली बात। दूसरे इसमें 2-3 नियम याद रखने। मान लीजिए कोई ये कहे कि भाई मैं तो एक स्टेट में पैदा हुआ, दूसरे में स्कूल किया, तीसरे में कॉलेज, पापा की ट्रांसफ़र में चौथे में चला गया, तो मेरे तो मल्टीपल स्टेट है, तो मैं कौन-सा होम कैडर लिखूँ? भई वो आपके ऊपर है, आप कोई भी होम कैडर लिख दो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरी ज़िंदगी उधर ही बिताए तो ही वो आपका होम कैडर है। तीसरा सिद्धांत, जो विकलांग है, पीएच कोटे में है, उनको एक ऑप्शन दिया जाता है, एक्स्ट्रा लाइफ़लाइन दी जाती है कि आप 2 होम स्टेट कैडर लिख सकते हो। अब कहिए ये क्या है और इससे क्या फ़ायदा? मान लीजिए कोई गुजरात से है पीएच कैंडिडेट, अब उसकी इच्छा होगी मुझे गुजरात मिले, नहीं मिले तो मुझे दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र मिले। अब उसको 2 बार वो होम कैडर लिख सकता है, मतलब 2 बार वो 2 होम कैडर बता सकता है। इससे फ़ायदा क्या, मान लो गुजरात में इनसाइडर का कोटा नहीं, आउटसाइडर का है, कोई बात नहीं। महाराष्ट्र के अंदर इनसाइडर का कोटा हो, तो भी उसको महाराष्ट्र के लिए इनसाइडर गिना जाएगा, क्योंकि होम कैडर उसने वो भी इंडिकेट किया। तो पीएच को 2 होम कैडर मिलते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है मनपसंद जगह पर उसकी पोस्टिंग आए। जैसे आप ये कैंडिडेट का फॉर्म भरो, देखो इसने लिखा है एक तो गुजरात है मेरा होम कैडर, और दूसरा नीचे आप देखो उसको ऑप्शन मिला था, तो महाराष्ट्र को भी उसने होम कैडर लिखा था। खैर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, उसमें ऐसे दिया जाता है कि आपको अलग अलग बॉक्स में सब लिखना है, 1 2 3 4। वो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, अभी मैं आगे आपको बताऊं। तो जोनल सिस्टम है, जोन में स्टेट होते हैं, स्टेट के नीचे जिगजैग पैटर्न होता है। मैं इसको और अच्छे ग्राफिक से आपको समझाऊं। कुल मिला के भारत को 5 जोन में विभाजित किया है कि वेस्ट का जोन है, उसका जो भी 3 नंबर का सीरियल नंबर है, नॉर्थ वेस्ट है वो 1, साउथ को 5, ऐसे कुल मिलाकर जोन्स हैं। जोन 1 2 3 4 5, और हर एक जोन में कुछ स्टेट्स हैं। आप वीडियो पॉज करके पहले ये सारे स्टेट पढ़ लो एक बार, क्योंकि इसके बाद जो मैं बताऊंगा तो आपको थोड़ा अंदाज होना चाहिए कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। देर आर 5 जोन्स, ओके, उसके अंदर अलग अलग स्टेट रखें। अब ये जो जिगजैग पैटर्न है, ये एलोकेशन क्या है, मैं आपको आसान रहे इसलिए 5 ज़ोन की नहीं बात कर रहा, सबसे पहले सिर्फ 3 ज़ोन से हम लोग समझने की कोशिश करें। मान लीजिए सिर्फ 3 ज़ोन है, तो गुजराती में हूँ तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचूँगा कि मुझे गुजरात में पोस्टिंग चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि गुजरात जो मेरा होम कैडर है उसको मैं फर्स्ट प्रेफ़रेंस दूँगा, और ज़ोन 3 में आता है तो ज़ोन 3 को भी मैं फर्स्ट लिखूँगा कि मुझे इधर चाहिए। अब मान लीजिए इधर वैकेंसी नहीं है इनसाइडर की, तो फिर वो नेक्स्ट ज़ोन में चेक करेगा। तो फिर मैं इसके बाद कौन से ज़ोन में नौकरी करना चाहता हूँ, ये मुझे लिखना पड़ेगा। तो मान लो मैं लिखूँ ज़ोन 5 साउथ, वो क्यों लिखूँ उसका मैं कारण आपको आगे बताऊँ। उसमें मैं लिख दूँ साउथ के ज़ोन में मुझे कर्नाटक में मिलना चाहिए। मान लो उधर भी आउटसाइडर की वैकेंसी नहीं है, क्योंकि गुजराती के रूप में मैं वहाँ आउटसाइडर हुआ, तो मान लो आउटसाइडर की वैकेंसी नहीं, तो आगे बढ़ेगा वो उसका अलॉटमेंट सिस्टम। तीसरा कोई ज़ोन बोलो, तीसरे ज़ोन में मैं लिखूँ नॉर्थ वेस्ट, और उसमें लिख दूँ कि मुझे राजस्थान में पहला चाहिए, तो वो ऊपर जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ तक खत्म है, मान लीजिए सिर्फ 3 ही ज़ोन है, तो फिर वो वापस ऊपर आएगा काउंटर कि अच्छा, तो फिर ज़ोन 3 में वापस नेक्स्ट साइकिल करते हैं कि ज़ोन 3 वेस्ट, उसमें तुमको गुजरात तो नहीं मिला, महाराष्ट्र में वैकेंसी है तो हाँ मुझे वो दीजिए। मान लीजिए उधर भी वैकेंसी नहीं है, तो फिर मेरा नेक्स्ट प्रेफरेंस क्या था, ज़ोन 5 साउथ, उसमें देखेगा तमिलनाडु मैंने अगर लिखा हो दूसरे नंबर पे, उसमें देंगे। मान लो उधर भी वैकेंसी नहीं, तो ज़ोन 1 में मैंने सेकंड प्रेफरेंस दिया पंजाब को, तो
उसमें देखेंगे वैकेंसी है कि नहीं, उसको वो देंगे। तो मतलब आप समझो ये कैसा चलता है, ज़ोन के हिसाब से नीचे जाए, फिर नीचे तक ख़त्म हो जाए, फिर वो वापस ज़िगज़ैग इस तरफ जाए, फिर ऐसे-ऐसे जाए। अब कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि तो फिर तुमने ज़ोन 3 वेस्ट लिखा, गुजरात तुमको चाहिए, बराबर तुम गुजराती हो। पर फिर तुमने सीधा ज़ोन साउथ में कर्नाटक क्यों माँग रहे हो? नॉर्थ वाले माँगते तुम, क्योंकि हिंदी भाषा से गुजराती भाषा मिलती है, ये साउथ में उल्टी दिशा में क्यों जा रहे हो? कई गुजराती कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं, इसका पीछे लॉजिक उनकी क्या होती है कि देखिए नॉर्थ ज़ोन को लिख देंगे वेस्ट के बाद तुरंत, तो यूपी वगैरह स्टेट मिले, ठीक है, आप अच्छी राजसी ठाट वगैरह से जो नौकरी उसकी तमन्ना हो वो करे। पर तकलीफ ये है कि उस जिगजैग में क्या होगा, हर बार सेकंड बार आपको झारखंड, उड़ीसा, बिहार वो भी सब पिंग पोंग आते रहेगा। तो वो उसको अवॉइड करना चाहता हो, या फिर ये सोचता हो कि उन स्टेट के मुकाबले साउथ में ये तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, इसमें ज़्यादा शांति और करियर प्रोग्रेशन और मुझे सुकून लगता है। इस वास्ते आप पाएंगे कई गुजराती कैंडिडेट्स के फॉर्म ऐसे होते हैं, वेस्ट के बाद वो साउथ को जाते हैं, ना कि नॉर्थ को। इसलिए मैंने आपको बोला, आप एक बार पहले ये जो चीज़ है कि ज़ोन कौन से हैं, उसमें स्टेट कौन से आते हैं, उसको आप आराम से ऑब्ज़र्व करो और अपने हिसाब से कि मेरी जीवन में क्या तमन्नाएँ हैं, उस हिसाब से आप उसकी पूरी लिस्ट बनाओ, आराम से सोचना वो। खैर मैं वापस आता हूँ, तो मैंने आपको ज़िगज़ैग सिद्धांत कुछ बताया, कुल मिला के क्या है, ज़ोन में नीचे जाएँगे और हर एक ज़ोन में आप जो भी 4, 5, 6 स्टेट हैं, उनको प्रेफ़रेंस देंगे और फिर ये पिंग-पोंग सब चलते रहेगा। अब रियल बॉक्स कैसा दिखता है? रियल बॉक्स ऐसा दिखता है। लेट मी गो फुल स्क्रीन। असल में जो ऑनलाइन फॉर्म होता है उसमें समझो ऐसे ज़ोन लिखे हैं और उसमें आप अपना प्रेफ़रेंस लिखते हैं। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि अच्छा मुझे गुजरात मतलब ये वेस्ट ज़ोन चाहिए, तो मैं ज़ोन 3 के आगे मैंने लिख दिया 1, बराबर? और उसके अंदर भी मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? गुजरात। गुजरात नहीं मिले तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे छत्तीसगढ़। ये ज़ोन 3 का मेरा प्रेफ़रेंस है। पर मैंने आपको बताया कि सीधा ज़ोन 1 में मान लो गुजरात में इनसाइडर वैकेंसी नहीं है, तो वो पूछे तुम्हें नेक्स्ट कौन से ज़ोन में जाना है? तो मान लो कोई होगा वो 2 लिखे कि उसे वो उत्तर भारत में जाना है, कोई 3 लिखे वगैरह। अब थोड़ा और आगे इंडिविजुअल स्टेट को कैसे प्रेफ़रेंस दिए जाते हैं, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहती है, उसकी मैं बात करूँ। इसको ईगो पे, दिल पे नहीं लेना है कि आपने हमारे स्टेट का नाम आगे पीछे क्यों लिखा है। ये प्रैक्टिकल बात हो रही है। तो जो गुजराती कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँगा, आप अपने हिसाब से उसको ढाल लेना। तो गुजराती होएगा मतलब ज़ोन 3 वेस्ट है, तो पहला वो लिखेगा गुजरात, बराबर है। फिर दूसरे पे वो प्रेफ़रेंस देगा, गुजरात नहीं मिले तो महाराष्ट्र दे देना। तीसरे पे मध्य प्रदेश और चौथे पे छत्तीसगढ़। ऐसा क्यों? क्योंकि लैंग्वेज, फैमिली, पेरेंट्स और रिलेटिव और जो नेटवर्क है, उस हिसाब से गुजराती को महाराष्ट्र, मुंबई में ज़्यादा सुकून रहता है, नेटवर्क रहता है, कंपेयर टू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी आनंद ही है, सुख शांति और अच्छे भले लोग होते हैं। पर वहाँ उसको अपने रिश्तेदार, वो जो एक्सटेंडेड चीज़ होती है, कि आप समझो आपने शुरुआती नौकरी इधर-उधर डिस्ट्रिक्ट में हुई, फाइनल तो आप जो राजधानी है कि महाराष्ट्र, तो मुंबई के अंदर उसको नौकरी करना है। मुंबई में ज़्यादा लोग उसको जो भी अपने बेटे-बेटियों की शादी करानी है, उसकी खुद की वाइफ़ का जो पूरा होगा परिवार, सो मैनी एंगल्स आर देयर। इसलिए क्या ये जो प्रॉक्सिमिटी, फैमिली, फ़ैमिलियल टाइज़, ये सब के चलते वो ऐसा प्रेफ़रेंस देते हैं। वरना मध्य प्रदेश भी बहुत बेस्ट है, महाराष्ट्र भी बेस्ट है। तो ये एक प्रोसेस हुई। अब आपको उस हिसाब से मान लिया आप बिहार से, तो आप क्या सोच रखते हैं? अकॉर्डिंगली यू प्लस माइनस आप उसे देखना। आगे, तो ये तो मेरा ज़ोन 3 कंप्लीट हो गया। अब मैंने बताया कि मुझे ज़ोन 3 नहीं मिले तो मैं ज़ोन 5 साउथ में नौकरी को तैयार हूँ। तो साउथ में वो नौकरी के प्रेफ़रेंस कैसे देते हैं कि कर्नाटक को पहले रखेगा, क्योंकि कर्नाटक में भी उसको ये जो फैमिली, पेरेंट्स, नेटवर्क, एक्सटेंडेड, वो सब थोड़ा ठीक रहता है। और नौकरी के हिसाब से भी कितने डिपार्टमेंट, कितने सरकारी कंपनी, कितने बोर्ड हैं वहाँ पर अपनी पोस्टिंग हो, वो सब के हिसाब से उसको ठीक लगे। उधर नहीं मिले तो आंध्र, आंध्र नहीं मिले तो तीसरा तेलंगाना। अब आप सोचिए आंध्र के मुकाबले तेलंगाना को पीछे क्यों रखा, जबकि तेलंगाना के पास हैदराबाद है। उसका कारण कि आंध्र पुराना स्टेट है, तो बोल के उसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट, सरकारी कंपनियां, सरकारी बोर्ड, निगम वगैरह में उसको लगता हो कि मेरे पोस्टिंग और करियर प्रोग्रेस थोड़ा उसको ठीक दिखता हो। ये उसकी थॉट प्रोसेस हो सकती। और फिर ये भी नहीं मिले तो तमिलनाडु एंड केरला और पीछे। तमिलनाडु भी अच्छा स्टेट है, पर क्या उसमें लैंग्वेज कल्चर टोटली ऑपोजिट हो जाएगा। कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना ऐसे कि फिर भी आपको हिंदी भाषी, गुजराती वगैरह मिलते रहे, तो वो ऐसे का। अब तमिलनाडु को आगे क्यों रखा, केरला को एकदम पीछे क्यों रखा? क्योंकि केरला छोटा स्टेट है, तो वो सोचने बैठे छोटे स्टेट के हिसाब से मुझे इधर कितने वो डिपार्टमेंट, बोर्ड्स और वो सब मिले। दूसरा, केरला की जो पॉलिटिकल पार्टी सेम टू सेम चलती रहे सालों तक,
तो कुछ बार ये दिक्कत है कि आप रूलिंग पार्टी के गुड बुक में नहीं हो, तो सारी ज़िंदगी आपको बेकार डिस्ट्रिक्ट और बेकार डिपार्टमेंट में ही पोस्टिंग आता रहे। तो ये सब सोच के भी कि ये अशोक खेमका वाली नहीं हो जाए मेरे साथ, ही मे बी थिंकिंग दैट। अगेन दिल पे नहीं लेना है मेरे स्टेट के बारे में आपने क्या बोला, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। मैं इधर ही हूँ, मेरा वीडियो नहीं दिखता हूँ क्योंकि मुझे ग्राफिक्स में आपको पूरा दिखाना है इसलिए। आगे बढ़ते हैं तो अब हम बात करें ज़ोन 1 नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान को फर्स्ट दिया, फिर हो सकता है ऑगमट को सेकंड प्रेफरेंस दे। ऑगमट मतलब क्या? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम यूनियन टेरिटरी कैडर। उसके अंदर जो आईएएस आईपीएस की जॉब है उसमें मुझे आप पोस्टिंग दो, ऐसा वो बोल रहा है। ऐसा क्यों कर रहा होगा यह व्यक्ति? क्योंकि क्योंकि उसमें दिल्ली और दीव भी आएगा ऑगमट के नाम पे, तो उसे थोड़ा ठीक लगे वहाँ पर कि घर से करीब या दिल्ली के अंदर और हमें अपने लोग मिलते रहें वगैरह वगैरह। ये नहीं हुआ तो फिर तीसरे पे हरियाणा। हरियाणा भी नहीं हुआ तो चौथे पे पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, इसको वो पीछे रखेंगे। कारण मैंने आपको बताया कि वहाँ पर थोड़े इश्यूज होते हैं। कुल मिलाकर ओवर द लास्ट 10 years जो जो लोगों के मैंने फॉर्म देखे गुजरातियों के, यूजुअली उनकी ये पैटर्न रहती है। नए ज़माने के जो लोग आए कोरोना के बाद, उनकी पैटर्न अलग हो सकती है। इसका कारण क्या? जो पहले पूरा एसोसिएशन, अलमनाई नेटवर्क, गेट टुगेदर होता था, वो अब कम होता है। तो जो नए लोग होते हैं वो क्या अपने ही साथियों से बिखरे बिखरे हैं, पुराने सीनियर से बिखरे बिखरे हैं। तो नए लोग रेडिट और टेलीग्राम में कौन क्या चिकनी चुपड़ी बात कर रहा है अनजान आदमी, उसकी श्रद्धा में वो फॉर्म भर देते हैं। वो तर्क नहीं समझते। कुल मिला के ये जो पूरा बने, उसके फैक्टर्स मैंने आपको गिनवाए। लैंग्वेज, फैमिली, पेरेंट्स बराबर। दूसरा रीजनलिज्म अगेंस्ट आउटसाइडर। कुछ ऐसे स्टेट हैं कि वहाँ बाहर वाले अधिकारी को घुलने मिलना परेशानी आती है। वो मिनिस्टर और नीचे स्टेट सर्विस के ऑफिसर का अलग चलता हो तो फिर वो परेशान रहे, इसलिए उसको थोड़ा पीछे रखते हैं। स्टेट सर्विस ऑफिसर्स की लॉबी, कि जैसे कहा जाता है पंजाब में स्टेट पुलिस वाली लॉबी वो ज़्यादा उनका पावरफुल है, तो आईपीएस सीधा बाहर से आया उसको थोड़ा कम मजा रहे। पॉलिटिकल पार्टी का न्यूसेंस, या कोई ऐसा स्टेट जिसमें एक ही पार्टी का शासन वर्षों तक है और फिर आप उसकी गुड बुक में नहीं तो आपको परेशानी हो, तो आप सोचे इसे दूसरी जगह थोड़ा ठीक रहेगा। पांचवा फैक्टर वो गिनेंगे कि बिगर एंड ओल्डर स्टेट्स। जो बड़ा स्टेट है, पुराना स्टेट है, उसमें मज़ा क्या होता है कि सरकारी कंपनियां, निगम, ऑटोनोमस बॉडी, संगीत नाटक कला अकादमी जैसा स्टेट लेवल की बॉडी बहुत सारी अलग अलग होती है। तो फ़ायदा है कि आप मिनिस्टर के साथ अच्छे संबंध नहीं है तो भी आपको, उसने सोचा इसको फेंक दो कोई फालतू डिपार्टमेंट में, फिर भी आपको ठीक ठाक सुख सुविधा वाली पोस्टिंग आए। ये सब सोच रहती है। अभी लेट मी गो फुल स्क्रीन। हम कुछ सैंपल फॉर्म देखते हैं गुजराती कैंडिडेट्स के। ये गुजराती कैंडिडेट ने थोड़ा अलग लिखा है। वो ऐसे कि उत्तर प्रदेश के बाद उसने दूसरे नंबर पर बिहार लिखा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड और उड़ीसा को लिखते हैं, बिहार को आखिर में रखते हैं, क्योंकि वहाँ उस छुटभइये नेताओं का सब न्यूसेंस में नौकरी करने का मज़ा कम होता है। दिल पे नहीं लेना है, मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। उसी तरह यहाँ पर उसने क्या किया है, जोन 5 मतलब ये होगा जोन 4 नॉर्थ ईस्ट। आसाम मेघालय को आगे रखा, वेस्ट बंगाल को, माफ कीजिए, सिक्किम को उसके बाद में रखा, वेस्ट बंगाल को तीसरा रखा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दो स्टेट में उसको ज़्यादा शांति, या उसके पुराने जो सीनियर गए वो बोल रहे हैं कि इधर ज़्यादा शांति है, वेस्ट बंगाल में थोड़ी कम मजा है नौकरी का। दैट कुड बी थॉट प्रोसेस। वरना आप लॉजिकली सोचो तो गुजराती या हिंदी बोलने वाले आपको वेस्ट बंगाल में ज़्यादा मिलेंगे कंपेयर टू दो स्टेट्स, राइट? तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स वो सोचते हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है। तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें आप आराम से खुद सोचो और अपने सीनियर से, कुछ आपके परिवार में बड़े लॉन्ग डिस्टेंस में कोई हैं सर्विसेज में, उनसे की राय लो। कोई किसी को नहीं पहचानते तो भी आप इंटरव्यू तक सिलेक्ट हुए तो किसी लोकल आईएएस आईपीएस ऑफिसर का कुछ कांटेक्ट करो और आप जानिए कि क्या आपकी सोच है। आगे सर्विस कैडर प्रेफरेंस में आप यूपीएससी आपको अलाउ करता है कि आईएएस का आप अलग इंडिकेट कर सकते हैं, आईपीएस का अलग इंडिकेट कर सकते हैं। तो कुछ बार ये होता है कि आईएएस में देखो जोन 1 में राजस्थान को पहला लिखा, पंजाब को दूसरा लिखा, फिर हरियाणा, ऑगमट और बाकी को पीछे लिखा, क्योंकि आईएएस में उसको लगता कि जो आठ और सुख साहिबी है वो राजस्थान में ऑफकोर्स क्योंकि बड़ा स्टेट है तो ज़्यादा होगी, पंजाब को वो दूसरे पे रखे क्योंकि बाकी स्टेट उससे या तो छोटे हैं या नए पैदा हुए, उत्तराखंड वगैरह। लेकिन आईपीएस में आप देखो कि उसने पंजाब को थोड़ा पीछे रख दिया कि राजस्थान नहीं मिले तो ऑगमट,
ऑगमट नहीं मिले तो फिर पंजाब को तीसरे में रखा हो, या कुछ बार ये करते हैं ऑगमट के बाद हरियाणा लिखते हैं और उसके बाद पंजाब, क्योंकि मैंने आपको वो स्टेट सर्विस की लॉबी का सब रहता है। ओके, लॉबी का क्या तुम तात्पर्य है? लॉबी का मतलब ये है कि मान लो स्टेट सर्विस से जो डीवाईएसपी बना वो मिनिस्टर से उसका सीधा नाता ज़्यादा चलता हो, तो आईपीएस के रूप में वो इसका एसपी हो, कोई एक्शन लेना चाहे वो कामचोर है आलसी है तो भी वो करने नहीं देंगे ऊपर से। या फिर कि जो स्टेट सर्विस से प्रमोट होकर आईपीएस में नॉमिनेट होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रमोटी आईपीएस, उनको ही सारे अच्छे सिटी डिस्ट्रिक्ट मिले और आप बाहर वाले हैं तो आपको दूर वाले ही सब चीज़ों में फेंक दिया जाए। ये सब के चलते लोग परेशान रहते हैं, तो इस कारण से वो क्या करेंगे, फिर अपने जो जूनियर्स हैं या जो विद्यार्थी हैं, उनको पूछने जाते हो कि ये स्टेट में मज़ा नहीं, आप दूसरे स्टेट आगे बढ़ देना। अगेन दिल पे नहीं लेना है, प्रैक्टिकल ये लेक्चर है। कुछ लोग ये कहेंगे कि व्हाट इफ़ हम लोग इंडिकेट ही ना करें कि मुझे गुजरात चाहिए, मध्य प्रदेश चाहिए, महाराष्ट्र चाहिए, और वो नहीं मिले तो छत्तीसगढ़ में खाली छोड़ता हूँ या मैं इसको खाली छोड़ता हूँ। देखिए, खाली छोड़ेंगे आप कोई भी बॉक्स तो फिर वो अल्फ़ाबेटिकल लॉटरी एलोकेशन जैसा हो जाता है। मतलब बात ऐसी है, मान लो 3 स्टेट या कैडर्स हैं, ऑगमट, आंध्र, असम, और मैं कहूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी देना है दे दो। मुझे सिर्फ़ गुजरात चाहिए, बाकी सब में खाली रखूँ पूरा फॉर्म, तो दिक्कत क्या होगी? उस केस में यूपीएससी या डीओपीटी आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो वैकेंसी है कि नहीं वो देना चालू करे। तो ऑगमट, आंध्र, असम, अब कुछ लोग सोचें भाई असम मिल जाए मज़ा आ जाए, माफ़ के आंध्र में हमारा पोस्टिंग आ जाए। पर आपको ये भी समझना है जो साउथ के कैंडिडेट हैं वो तो अपने प्रेफ़रेंस में लिखा होगा ना कि हमको आंध्र आगे चाहिए। तो आपको ये भी सोचना है कि मैं अकेला फॉर्म नहीं भरा, दूसरे कैसे फॉर्म भर रहे होंगे और उस हिसाब से मुझे क्या इसकी इम्प्लीकेशन हो सकती है। इसलिए देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स। दिल्ली के कुछ साहब लोग क्या बोलते हैं कि कुछ स्टेट्स को तुम ब्लैंक ही छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुजरात कोचिंग घराना और उसके ऑफिसर्स क्या सोचते हैं कि आप कुछ भी ऐसा नसीब पे ना छोड़ो, प्रेफ़रेंस तो सारे दे देने चाहिए। अल्फ़ाबेटिकल एलोकेशन अपने लिए रिस्की है। जो मैंने आपको आगे बताया, जो कोचिंग घराने हैं उनकी अलग सोच रहती है। दिल पे नहीं लेना कोई बात को। आपकी मैच्योरिटी होनी चाहिए इस वीडियो को देखने और एप्रिशिएट करने की। आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने देखा कैडर के बारे में बात पूरी हुई। अब हम बात करें सर्विसेज के बारे में। सर्विस मतलब समझो कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस बनना है, वो सब प्रेफ़रेंस। अब कुल मिला के अगेन जो गुजराती कैंडिडेट्स होंगे उसकी ये यूजुअल सीक्वेंस होती है। इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ। अब इधर भी कुछ लोग वापस झंडा उठाएँगे, भाई तुम, जैसे मैं अब आपको ये कहूँ कि पोस्टल टेलीकॉम की अकाउंट सर्विस के मुकाबले ऑडिट अकाउंट सर्विस में ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि उसमें यूनाइटेड नेशन के पोस्टिंग आ सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद कंसल्टेंसी जॉब्स मिल सकते हैं। अब कुछ लोग उसको नेगेटिवली लेंगे, भाई तुम खुद ही ये सब पावर, पैसा, रॉयल एंट्री की तरह सिखा रहे हो। तो मैंने तो शुरू में ही तर्क आपको बताया, भाई यूपीएससी और डीओपीटी को ही बोल दो फॉर्म भरवाना छोड़ दे, वो सीधा अपने हिसाब से कंप्यूटर लॉटरी से एलोकेट कर दे। और दूसरा, अगर आप सिर्फ ऐसा सेवा भाव से ही आ रहे हो तो क्यों यूपीएससी करें? आप मध्याह्न भोजन का जो रसोइया होता है, कुक होता है, उसका फॉर्म भरो ना। गरीब बच्चों को स्कूल में खाने खिलाने से ज़्यादा सेवा भाव क्या हो सकता है? स्वीकार करो, दोगलापन छोड़ो कि हम जो आ रहे हैं आपको देश सेवा भी करनी है, लेकिन हमको एक स्टेबल पीसफुल करियर चाहिए जिससे हम भी सेटल रहें, हमारी फैमिली भी, आने वाली पीढ़ी भी, सब लोग खुश रहें। इसलिए आप आ रहे हैं। स्वीकार करो पहले, दोगलापन छोड़ो। कमेंट सेक्शन में कोई आएंगे बाबू सोने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अभिनव अरोरा की तरह। हाँ, तो कुल मिला के आपको जो फॉर्म दिया जाता है उसमें सारी सर्विस का नाम तो सीरियल में होगा। आपको लिखना है मुझे 1 2 3 4 क्या चाहिए। इसके पीछे की थॉट प्रोसेस क्या होती है ये मैं आपको बताऊँ। एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस, गुजराती कैंडिडेट कैसे भरते हैं इसको। टॉप 3 मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विस कौन से हैं? आईएएस, उसमें कैडर सिस्टम है। आईपीएस, उसमें भी कैडर सिस्टम है। और तीसरा वो आईएफएस, फॉरेन सर्विस। अच्छे ही हैं, देयर इज़ नो हार्म इन दैट। अब समझो कुछ लोग जो फ़िल्में देखते हैं वो क्या सोचते हैं कि आईपीएस का जलवा होता है, पर वो गलत बात है। आप पाएँगे बहुत सारे लोग जो आईपीएस में सिलेक्ट हुए, वो वापस एग्ज़ाम देते हैं क्योंकि उनको आईएएस बनना है। क्योंकि वो नौकरी में जाके पता चलता है कि जलवा है नहीं, डिस्ट्रिक्ट में यूनिफ़ॉर्म करके 4 लोग को दाग बताए बराबर है, पर ऊपर की जो पोस्टिंग है तो हमेशा आईएएस आपसे एक स्टेप ऊपर रहता है। आईएएस के हाथ में और डाइवर्स अपॉर्च्युनिटी आती है। आरबीआई का पिछला गवर्नर आईएएस था, 15 फाइनेंस कमीशन का बॉस आईएएस था, से लेके बहुत सारी सरकारी कंपनी, बोर्ड, निगम में उनकी ज़्यादा जलवा रहता है, पोस्ट रिटायरमेंट अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा रहती है। इस कारण से आप पाएँगे बहुत सारे लोग आईपीएस में सिलेक्ट होते हैं, सेकंड बार एग्ज़ाम देते हैं अपग्रेड करने के लिए। ये 2023 का एग्ज़ाम उसमें ऐसा है, जो टॉप 5 रैंक है उसमें शायद 3 ऐसे हैं जो आईपीएस थे पहले। आईपीएस के अंदर वो मेडिकल आपका सब चेक करते हैं, चश्मे का नंबर कितना है, चेस्ट कितना है, हाइट कितना है।
कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उसमें हम ट्रिक करके हॉस्पिटल का चेकअप तो निकाल लेंगे कि मान लो मेरा चश्मे का नंबर 25 हो, लेकिन मैं किसी तरह हॉस्पिटल का वो सीक्वेंस याद रख लूँ और पास हो जाऊँ। तो ऐसी सब आप गलत फहमी में ना रहो, क्योंकि वहाँ पर एक बार आप पास हो भी गए तुक्के लगा के, तो जो एसवीएनपी है, सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, वहाँ फिर से आपके चेकअप होते हैं। तो फिर उस वक़्त पता चल जाता है, इधर नहीं तो उधर तो होशियारी मत मारो, दैट इज़ द दिस टॉपिक। पूजा खेड़कर होशियारी मारने गई थी, फिर क्या हुआ आप जानते हैं। दूसरी मैं बात करूँ फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस में जस्ट अ मिनट, देखिए प्रेफ़रेंस आप लिखते हैं, अब मान लीजिए ये एक गुजराती कैंडिडेट का फॉर्म है, उसने आईएएस को देखिए इधर लिखा है 01, मतलब फर्स्ट प्रेफ़रेंस मुझे ये चाहिए। फिर उसने पुलिस को लिखा है 02 कि मुझे दूसरे नंबर पर वो दे दो। करके बाकी सब सर्विसेज़ उसने लिखी, आप पाएँगे उसने इंडियन फॉरेन सर्विस उसको 05 रैंक दिया है। ऐसा क्यों? 5 देगा उसका मतलब क्या? कि समझो फॉरेन सर्विस में वैसे भी जो 20, 30, 40 जॉब्स हो, तो 5वें रैंक पे आपने दिया तो आपके आगे वालों का सबसे नॉर्थ साउथ के लोग से वो जगह खत्म ही हो जाएगा, तो आपको मिलनी है नहीं। तो वो असल में अवॉइड करना चाहता है, इसलिए 5वां रैंक उसने दिया है। क्यों ऐसा करते हैं? कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तुम गुजराती लोग सब इनकम टैक्स और ये सब में आपको जाने की इच्छा होगी। वो अपनी-अपनी सोच हो सकती है। जो मेरे अनुभव से मुझे लगता है लोग उसको अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि गुजराती आईएफएस जो पहले सिलेक्ट हुए थे, जो भी 10, 15, 20 साल पहले, उन्होंने फिर आके बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी की, ये सर्विस में मज़ा नहीं है। तो नए लोग इसलिए कम जाते हैं। नेगेटिव पब्लिसिटी का कारण ये कि जैसे आईएएस, आईपीएस में क्या है कि स्टेट के हिसाब से अलॉटमेंट आता है। तो उसी तरह फॉरेन सर्विस में आपको कुछ ज़ोन या ऐसा है कि यूरोप का पोस्टिंग, अमेरिका का पोस्टिंग, अफ्रीका का, मिडल ईस्ट का, ऐसे ज़ोन होते हैं और ज़्यादातर आप उसी ज़ोन में नौकरी करते हैं। फिर आपको वापस भेजते हैं तो पासपोर्ट ऑफिस में नौकरी करते हैं, कुछ बार यूनाइटेड नेशन वगैरह में पोस्टिंग आए। अब समझो अगर कोई ऐसा है जिसका अफ्रीका में हो गया ज़ोन, तो पूरी ज़िंदगी या तो अफ्रीका करेगा, नहीं तो यूनाइटेड नेशन, नहीं तो इधर आके पासपोर्ट ऑफिस में ठप्पे लगाएगा। तो फिर वो देखे कि देखो मेरे जो बैचमेट्स थे, जो अफ्रीका, चीन वगैरह, माफ़ कीजिए, अमेरिका, यूरोप, चीन के पोस्टिंग आए और वो तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, आगे चल के जयशंकर बन जाए, मुझे अपनी प्रतिभा दिखाने कुछ मौका नहीं मिला। तो उस फ्रस्ट्रेशन में वो जब भी आएँगे वापस गुजरात, जब भी कोई सेमिनार में, गेट टुगेदर में दूसरे कैंडिडेट्स को सलाह देंगे, "ओए इधर मज़ा नहीं, तुम इनकम टैक्स वगैरह करो, फॉरेन सर्विस में मज़ा नहीं।" दैट इज़ द रीज़न। ऑफ कोर्स ये ऐसा होगा नहीं, या ऐसा है तो उसके अलग-अलग कारण हो सकते हैं कि वो कैंडिडेट खुद भी कैसा है, क्योंकि कुछ तो अलॉटमेंट के वक़्त देखते होंगे। कुछ लोग कहें नहीं वो सब उनका नेटवर्क लॉबी चलता है, कुछ लोग का तो वही अमेरिका ले जाते हैं। कुछ लोग कहेंगे नहीं वो तो उसमें ट्रेनिंग में एग्ज़ाम होती है और आपका क्या परफॉर्मेंस कैरेक्टर है उसको सोच के देते हैं। कुछ ऐसे भी हों उन्होंने सबसे रिश्ते ही ख़राब कर दिए हों, अशोक खेमका की तरह, उस कारण उनके साथ ये हो रहा है। आई डोंट नो। तो ये एक होती है। खैर अब उसने 05 लिखा है। वैसे आपको कोई जॉब नहीं लेनी है तो आप उसमें 99 ले सकते हैं। मुझे चाहिए ही नहीं है जॉब, मुझे आप माफ़ करो। लेकिन उसने 99 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 99 लिखेगा तो फिर अगर इंटरव्यू पैनल के अंदर वो फॉर्म देख रहे हैं, उसमें कोई फॉरेन सर्विस का फॉर्मर एम्बेसडर हो, तो वो ज़्यादा फिर उसको ग्रिल करे, उसको बुरा लग जाए किसी बात का। और फिर वो आपको करप्शन और दूसरी ग्रिलिंग ज़्यादा करे, तुमको रेवेन्यू सर्विस में इसलिए जाना है, तुमको पैसा चाहिए वो। तो उस ग्रिलिंग से बचने के लिए दे यूजुअली अवॉइड इट, कि बेइज़्ज़त नहीं करना है सर्विस को, 5वाँ रैंक देना है, 99 नहीं देना है। दैट इज़ वन थिंग। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने 3 सर्विस देखी। माफ़ कीजिए क्या गया? आई एम नॉट सेइंग फॉरेन सर्विस इज़ बैड। देखिए वो हर एक व्यक्ति के अलग अनुभव होते हैं ना, इसलिए तो घराने अलग हो गए हैं। जिनके अच्छे अनुभव हैं वो आपको बहुत अच्छा बोले, एस जयशंकर को पूछो वो कहे भई इससे अच्छी कोई सर्विस नहीं है। तो राइट? खैर, तो हमने 3 सर्विसेज़ की बात की। इसके बाद हम बात करें, उसके बाद प्रेफ़रेंस में लोग ज़्यादातर रेवेन्यू सर्विस को देते हैं। रेवेन्यू सर्विस मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जिसमें आपको या असिस्टेंट कमिश्नर मिले, वो जो रेड मूवी में अजय देवगन था। इसमें भी 2 हिस्से हैं। एक है कस्टम एक्साइज़ एंड जीएसटी वाला और दूसरा है डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सब देखें। कुछ लोग ये करते हैं कि कस्टम एक्साइज़ को समझो चौथा प्रेफ़रेंस देंगे, इनकम टैक्स को 5वां देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो राजसी ठाठ होते हैं, खुद का ऑफिस मिले, चैम्बर मिले, नीचे स्टाफ हो, चपरासी हो, खुद का गाड़ी मिले, वो सब राजसी ठाठ कस्टम एक्साइज़ वाले के ज़्यादा होते हैं। इनकम टैक्स के अंदर वो समझो वो आईटी इंडस्ट्री में काम करने जैसा ही हो गया, आपको फ़ील नहीं हो कि मैं अधिकारी हूँ।
खासकर ये जो फेसलेस असेसमेंट एंड अपील सिस्टम आया, उसके बाद ज़्यादातर क्या सब ऑनलाइन ही होता है। तो जो 4 लोग सलाम मारने चाहिए, जो चपरासी होना चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए, मेरे नीचे 2 अपना पर्सनल असिस्टेंट होना चाहिए, ये सब सुख साहेबी इनकम टैक्स में कम मिलती है, ये सोच के कस्टम एक्साइज़ में ज़्यादा मिलती है करके कुछ लोग कस्टम एक्साइज़ को आगे लिखते हैं, कुछ पीछे लिखते हैं। हालाँकि कुछ नेगेटिव भी है कि जैसे कस्टम एक्साइज़ में आपकी पोस्टिंग कुछ लैंड पोर्ट्स या ऐसी जगह पर आए जो दूर-दराज़ के छोटे-छोटे एरिया हो। इनकम टैक्स वाले की पोस्टिंग यूजुअली सिटी एरिया के आस-पास रहे। तो आपकी खुद की क्या प्रायोरिटी है? आप क्या सोचते हैं? जीवन में क्या चाहिए आपको? उस हिसाब से आप करो। अगेन इसको ये तुम अनएथिकल बात सिखा रहे हो, ये वो। मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग फॉर्म कैसे भर रहे हैं। आगे, इसके बाद इकोनॉमी के साथ जुड़ी कुछ सर्विसेज हैं। इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस जो कंपनी एक्ट और कंपनियों का सब काम देखे, एंड इंडियन ट्रेड सर्विस जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का काम देखे। इसके अंदर भी कुछ निष्णात ये कहते हैं कि आईटीएस थोड़ा लो रखो, क्योंकि आईटीएस इंडियन ट्रेड सर्विस में तकलीफ क्या है, उसका साइज़ बहुत छोटा है। मान लो 20-50-100 ही ऑफिसर हैं, तो उनका कोई खुद का लॉबी नहीं होगा जो प्रेशर डाल के कि हमको ये वाला पोस्ट मिले, वो वाला पोस्ट मिले। कई बार आप पाएंगे कि जो जॉइंट सेक्रेटरी और उसके ऊपर के पोस्ट होंगे दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय में, उसमें हो सकता है आईपीएस भी हो, आईआरएस भी हो, भले वो आईएएस नहीं हो फिर भी उसको मिला हो, क्योंकि उनकी लॉबी पावरफुल है। इनकी लॉबी पावरफुल है तो वही है कि विभाग में वो चलते रहे। इसलिए कुछ लोग ये करते हैं कि उसको थोड़ा, ये दोनों जो सर्विस है कॉर्पोरेट लॉ सर्विस एंड ट्रेड सर्विस, उसमें 19-20 का ही फ़र्क है, कुल मिला के ये नेगेटिविटी है, ऐसा लोग बोलते हैं। ये मैं खुद से नहीं बोल रहा, अपना इतना अनुभव नहीं है, क्योंकि इसके ऑफिसर्स ही कम है तो उनसे पूछने का भी मौका कम ही मिलता है कि क्या आपको लगता है। तो दे यूजुअली अवॉइड इट। फिर अकाउंट्स रिलेटेड कुछ सर्विसेज हैं। ऑडिट अकाउंट सर्विस, रेलवे अकाउंट था अपन शायद अब ये आईआरएमएस आया तो वो कैंसिल हो गया। डिफेंस अकाउंट, पोस्टल टेलीकॉम अकाउंट और सिविल अकाउंट। तो ये कुछ 4 अकाउंट रिलेटेड सर्विस हुई। इसमें लोग ऑडिट अकाउंट को ज़्यादा प्रेफरेंस अहमियत ऊपर क्यों देते हैं? जो मैंने आपको बताया कि उसमें, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो ऑडिट अकाउंट सर्विस है वो ज़्यादा हैवी मानी जाती है। उसको सब यूनाइटेड नेशन में पोस्टिंग मिले, अपना रिटायरमेंट के बाद भी प्राइवेट कंपनियों में कंसल्टेंसी के जॉब मिले, वो स्कोप ज़्यादा रहता है बाकी ऑडिट अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज के मुकाबले। इसलिए लोग उसको थोड़ा आगे लिखते हैं। हाँ, तो अकाउंट्स के अंदर ये मैंने आपको बताया और आगे बढ़ते हैं। फिर कम्युनिकेशन रिलेटेड 2 सर्विस हैं। एक है पोस्टल सर्विस और दूसरी है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, जो कि ये दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, ये सब का एडमिनिस्ट्रेटिव काम संभालते हैं। इसमें कुछ लोग ये करते हैं कि पोस्टल को आगे लिखते हैं क्योंकि उसमें सब डाक बंगला और सब सुख साहेबी उनको ज़्यादा दिखती है। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस कुछ लोग थोड़ा पीछे लगते हैं, उनको लगता है इसमें अपने आगे कुछ चार्म और ग्लैमर है नहीं। और यूजुअली आप पाएंगे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में जो सिलेक्ट होते हैं वो बाद में वापस एग्ज़ाम भी देते हैं। नॉर्मली वो सब ऐसे लोग होते हैं कि वो रैंक थोड़ा ठीक ठाक आया हो, पर क्योंकि जनरल कैटेगरी में हो तो उनका आईएएस आईपीएस बनने का सपना रह गया हो, इसलिए पीछे ये सर्विस में आ गए हों, तो फिर वो क्या फिर से एग्ज़ाम दे के आगे बढ़ता हूँ। हालांकि सर्विस तो अच्छी है, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ उन्होंने इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में भी वो खुश हैं, पर वो आपका टेस्ट होना चाहिए कि मुझे ये एंटरटेनमेंट, मास कम्युनिकेशन, दूरदर्शन रिपोर्टिंग, ये सब में रुचि है, तो मैं रुचि के लिए नौकरी कर रहा हूँ। जैसे वो ठाकुर साहब शोले मूवी में पैसों के लिए नहीं, रुचि के लिए पुलिस की नौकरी करे, आपकी वो थॉट प्रोसेस, देन इट इज़ अ गुड जॉब एक्चुअली। रेलवे के कुछ और भी जॉब थे। रेलवे ट्रैफिक सर्विस, अकाउंट सर्विस, पर्सोनेल सर्विस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसके अंदर कुछ तो अभी मर्ज हो गया, आईआरएमएस नया सिस्टम आया, वरना पहले ये माना है ट्रैफिक सर्विस अकाउंट वो थोड़े हैवी हैं, दूसरे थोड़े कम मजा है। तो अभी तो बचा क्या, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये जो रेलवे के अंदर उनके जो पुलिस अधिकारी होते हैं उसका ग्रुप ए सर्विस। उसमें आपको समझना है कि उसके फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे आईपीएस के लिए आपका वो जो भी चश्मे के नंबर, ये जो भी मान लो 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाइट इतना, चेस्ट इतना, नाइट विजन और ब्लाइंडनेस वो सब नहीं होना चाहिए, तो ऐसे इधर भी आपकी चेकिंग होती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। नॉर्मली गुजरात से जो कैंडिडेट है इसको बहुत पीछे लिखते हैं क्योंकि उनको उसके मुकाबले बाकी सर्विस ज़्यादा ठीक लगती है। उसके बाद डिफेंस की कुछ सर्विसेज। एक होता है डिफेंस एस्टेट सर्विस। वो ऐसा है कि जैसे सिटी है तो म्यूनिसिपल कमिश्नर होगा जो कि आईएएस ऑफिसर है, तो अगर कोई मिलिट्री का कैंटोनमेंट है तो उधर भी म्यूनिसिपल कमिश्नर होगा जो ये गटर पानी सब व्यवस्था देखता हो, तो उसे हम कहते हैं डिफेंस एस्टेट सर्विस। कुछ लोग उसको भी आगे प्रीफर करते हैं क्योंकि उसमें सुख साहेब भी होते हैं, आपको बंगला मिले और सब शांति हो, एक ही एरिया में आपको बस वो गटर पानी और बाकी चीज़ें देखनी है। डिपेंड्स आपकी क्या वैल्यू सेट है, आप क्यों आ रहे हैं इस जॉब में। फिर होती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री,
हथियार बनाने के जो कारखाने उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी जॉब्स होते हैं। अभी ये कितना चल रहा है, इसका क्या स्कोप है, ये थोड़ा बोलना मुश्किल, क्योंकि ऐसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को कंपनी में कन्वर्ट करके सरकार फिर आगे प्राइवेटाइज करना चाहती है, ऐसा क्रिटिक्स का बोलना है। रेलवे में तो ज़्यादातर अभी नया आईआरएमएस हो गया, इस पर टिप्पणी करना मुश्किल है, क्योंकि वो तो बनेगा 10 साल उसमें लोग नौकरी करेंगे, फिर उसका अच्छा बुरा बोलेंगे, तब हम कुछ अभिप्राय बना सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। डिफेंस की जो जॉब्स थी, डिफेंस एस्टेट मैंने बताया, डिफेंस अकाउंट बताया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बताया, और फिर होती आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर की ग्रुप बी, मतलब वो सेक्शन ऑफिसर की जो नौकरियां होती, वो ग्रुप बी जॉब है। समझो ग्रुप ए ऊपर होता है, ग्रुप बी पीछे होता है। नॉर्मली आप पाएंगे ये ग्रुप बी वाले को एकदम पीछे, वो लास्ट में यूजुअली फॉर्म में लिखा जाता है। फिर ग्रुप बी में कुछ और भी सर्विसेज हैं, जिसे हम कहते हैं ये डानिक्स एंड वो ऐसा है। समझो महाराष्ट्र एक स्टेट है, तो उसमें स्टेट सर्विस का होगा डेप्यूटी कलेक्टर, डीवाईएसपी, ये सब। तो उसी तरह ये जो डानिक्स, मतलब ये दिल्ली, अंडमान निकोबार, ये सब के अंदर भी एसडीएम होना चाहिए बराबर, सिविल सर्विस। और ये सब के अंदर पुलिस सर्विस में भी उसका डीवाईएसपी वगैरह होना चाहिए, स्टेट सर्विस टाइप का। तो वो उसकी नौकरियां यूपीएससी की इसी एग्जाम से होती है, उसे हम कहते हैं डानिक्स एंड डान आईपीएस। फिर उसी तरह पुडुचेरी की सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस, वो सब ग्रुप बी वाली होती। कई बार आप पाएंगे गुजराती और बाहर के स्टेट के भी कुछ उम्मीदवार मैंने तो देखे हैं, वो इसको काफ़ी आगे लिखते हैं कि हो सकता है कि वो समझो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस जो है, दूरदर्शन का ग्रुप है अधिकारी, उसके भी ऊपर वो लिख दें नहीं मुझे ये डानिक्स का सिविल सर्विस उसके भी ऊपर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एसडीएम, एसीपी, डीवाईएसपी टाइप का वो जो भी ठाट गाड़ी बंगला और अ, रुतबा और लोग सलाम करें वो सब उसको मिलता है, मज़ा आता है। हालांकि नेगेटिव भी है कि आप एक ग्रुप ए ऑफिसर नहीं, आप ग्रुप बी ऑफिसर है। तो अगर आप सोचे, मगर स्टेटस की बात करें आप थोड़े नीचे हैं, लेकिन उनको उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनको जो अपनी थॉट प्रोसेस के हिसाब से ठीक ठीक लगता है। अब ये जो डानिक्स हैं उसमें ये जो भी अंडमान निकोबार सब आइलैंड के भी पोस्टिंग आए, तो नॉर्मल ये होता है कि ऐसा नहीं कि पूरी 20 साल की नौकरी उधर ही जाएगी। हो सकता है कि मान लो आपको 3-4 साल के रोटेशन में भेजा, तो नॉर्मली अंडमान निकोबार भी उसमें आएगा, नौकरी करनी पड़ेगी, पर रोटेशन में वो कुछ कुछ समय के लिए आता है, पूरी ज़िंदगी आपको परेशान नहीं करते, सिवाय कि वो अशोक खेमका जैसा सबसे रिश्ता बना के बिगाड़ के रखे, तो फिर ऐसे लोग होते हैं, उनका उधर ही चलता है। ये डानिक्स वगैरह में एक फ़ायदा और क्या है, आप समझो स्टेट सर्विस में मान लो कोई एसडीएम बना, तो आगे आगे चल के वो नॉमिनेशन से आईएएस भी बन सकता है, उसको कहते हैं प्रमोटी आईएएस। उसी तरह स्टेट सर्विस एग्जाम से जो डीवाईएसपी बना, वो आगे चल के आईपीएस में नॉमिनेट होगा 14, 15, 17 साल में, तो उसको हम कहते हैं प्रमोटी। तो ये क्योंकि ये स्टेट सर्विस के पैरेलल है, तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इसमें 14-15 साल के बाद हमको आईएएस आईपीएस का नॉमिनेशन आ जाएगा, तो भले हम सीधा नहीं बन सके पर नॉमिनेशन से प्रमोटी के रूप में बन जाएंगे, ये भी इनको फ़ायदा दिखता है। हालांकि इसके भी काउंटर आर्ग्यूमेंट है। देखिए ये एक है डायरेक्ट आईएएस, और दूसरा ऐसा प्रमोटी जो 15 साल बाद बना, तो वो दोनों के बीच में अपना काफ़ी ईगो टसल रहता है, तो वो अपने को हमेशा अलग ही मानते हैं। ऐसा नहीं कि उसको बहुत हैवी पोस्टिंग मिले या इनकी शादी ब्याह में वो बुला के बहुत सम्मान दें। इनकी थॉट प्रोसेस अलग होती है। कुछ लोग ये सोच के कि नहीं मुझे इक्वल तो नहीं मिलेगा, तो उससे अच्छा है कि मैं आईआरएस या इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का टॉप अधिकारी बनूँ, तो अपनी तो जो सर्विस लॉबी है उसमें तो मेरा रुतबा ऊपर रहेगा। अलग अलग मतलब ये दुखड़े उनके कोई अंत हैं नहीं। आपको बस ये दुखड़ा है कि प्रीलिम्स और सीसेट पास करना है। इनके पूछो तो इनके और दुखड़े चलते हैं। खैर, अब कुल मिला के भाई तो खिचड़ी हो गई, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। फ्रॉम अ गुजराती कैंडिडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपको अपने हिसाब से उसको ढाल देना है कि मुझे क्या जमता है। सबसे पहले वो लिखेगा आईएएस, उसके बाद लिखेगा आईपीएस। आईएफएस अगर उसकी इच्छा हो तो, वरना वो क्या कर देगा, उसको 5वें पे रख देगा, ताकि उसको एलोकेशन नहीं है, कारण मैंने आपको बताया। फिर वो सेकंड राउंड में लिख देगा आईआरएस, कस्टम एक्साइज, फिर आईटी, फिर इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, जो मैंने आपको बताया उसमें भी अच्छी खासी मजा है। उसके बाद कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ट्रेड सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस, ये सबको वो रखेगा। कुछ बार क्या होता है कि उसकी अगर ये थॉट प्रोसेस हो कि मुझे ये एसडीएम और डीवाईएसपी वाला पावर और रुतबा चाहिए, तो वो डानिक्स और डान आईपीएस को तुरंत लिख देगा सेकंड लाइन के बाद। मतलब समझो वो ऐसा कहेगा कि मुझे आईएएस आईपीएस दे दो, नहीं तो रेवेन्यू सर्विस दे दो, ऑडिट अकाउंट दे दो, और ये सब नहीं है तो मुझे सीधा डानिक्स और डान आईपीएस ग्रुप भी मुझे चलेगा, मुझे वो एसडीएम वाला पावर चाहिए। खैर,
फिर कुछ लोग ऐसे होंगे वो तीसरे पे रेलवे के, तो आप सर्विस सब मर्ज हो गए तो वो खिचड़ी में हम जा नहीं रहे। कॉर्पोरेट लॉ ट्रेड सर्विस ये किया। चौथे पे वो डिफेंस एस्टेट सर्विस रखे, क्योंकि अगेन वो सेम थॉट प्रोसेस, गाड़ी बंगला सुख साहेब भी होती। पोस्टल टेलीकॉम अकाउंट, डिफेंस अकाउंट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इन सब को रखते हैं। उसकी अपनी सोच होती है कि इन सब में हमें या तो सिटी पोस्टिंग है या ठीक ठाक सुख सुविधा है। फिर ये जो भी क्या सिविल अकाउंट है, पोस्टल अकाउंट है या कुछ होगा, अब मैं भी भूल गया आईपीओएस से क्या होता है, खैर उसको पीछे रखते हैं। और लास्ट में वो रखते हैं एकदम बॉटम में पौंडीचेरी की सिविल सर्विस, पौंडीचेरी की पुलिस सर्विस। आप कहे वो डानिक्स और डान आईपीएस जैसा ही है, तो उसको पीछे क्यों रखा? क्योंकि भाई वो समझो वो सिर्फ पुडुचेरी में है, जबकि डानिक्स का मतलब दिल्ली भी पोस्टिंग आएगा, दीव दमन भी पोस्टिंग आया, तो वो उसे लगे मैं गुजरात से करीब हूँ। बहुत सारे एंगल है। एकदम एंड में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो मेरे ख्याल से ग्रुप ए सर्विस है, जस्ट अ मिनट, ग्रुप ए सर्विस है। और फिर आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर का सेक्शन ऑफिसर, जो ग्रुप बी सर्विस है, इसलिए एक को एकदम पीछे रखते हैं वो। डिपेंड्स ऑन योर टेम्परामेंट। अब कुछ फॉर्म देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे बॉटम में इसने लिखा है आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर ग्रुप बी, इसको 19 नंबर दिया है। तो मैंने आपको कारण बताया, वो तो सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी है, तो उसको तो इससे तो सभी नौकरियां अच्छी। फिर ये कैंडिडेट है, इसने आप देखो कि आईएएस और कुछ एक दो तीन ही सर्विस लिखी है, बाकी सब में उसने लिख दिया नॉट ऑप्टेड नॉट ऑप्टेड। ऐसा क्यों? इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। या तो ये पुराना टॉपर है जिसको ऑलरेडी समझो इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस या रेवेन्यू सर्विस मिले, तो उसको ऊपर ही चढ़ना है अब कि मुझे आईएएस या आईपीएस मिला तो ही ठीक है, वरना मैं अपनी जॉब में खुश हूँ, तो वो नॉट ऑप्टेड कर देते हैं। कुछ केस में विकलांग हो, उसको पता है मैं आईपीएस में जाऊंगा ही नहीं, तो वो उसे कर देता है। या तीसरे कुछ ऐसे होते हैं कि मैं प्राइवेट सेक्टर की ये जॉब में बहुत खुश हूँ, तो मुझे आईएएस आईपीएस मिलता है, ठीक है, बाकी सब नहीं चाहिए। अपनी अपनी सोच है। हमारे हिसाब से तो सारी प्रेफरेंस लिखने चाहिए। दैट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ गुजरात कोचिंग घराना। फिर ये आईएफएस तो मैंने आपको बताया। फिर ये आप पाएंगे इसमें ये क्या किया है भाई ने, डानिक्स जो कि ग्रुप बी सर्विस है, उसको रेलवे प्रोटेक्शन के आगे लिखा है। देखिए, रेलवे प्रोटेक्शन को उसने 60 नंबर दिया, डानिक्स वगैरह को 12 नंबर किया, 11-12 नंबर दिए। जो मैंने आपको बताया कि डानिक्स में उसको डीएम एसडीएम टाइप का जलवा चाहिए, दीव दमन का पोस्टिंग हो तो गुजरात घर से करीब है, ऐसा वो सोचता। तो मैंने आपको कैडर के बारे में बताया, सर्विसेज के बारे में बताया। हॉबीज़ में जाते हैं। अब हॉबीज़ के साथ में एक दो और बात करना चाहूँगा। हॉबीज़ भी पूछते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर भी पूछते हैं, वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन, 4 चीज़ आपको लिखनी होती। तो इनमें किन गलतियों से आपको बचना चाहिए? देखिए, एजुकेशन शायद ये भी हो सकता है कि वो आप प्रीलिम के फॉर्म में ही भरते हैं और प्री पॉपुलेट होता है, या फिर ये हो सकता है कि वो आपको फिर से पूछते हैं। ध्यान हमको ये रखना है, फालतू में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट मत लिखो। एमबीए किया तो आपका स्पेशलाइजेशन क्या था? मान लो एचआरएम, तो एक ही लिखो। 3-4 एचआरएम भी पढ़ा था, फाइनेंस भी पढ़ा था, मार्केटिंग, जितना ज़्यादा लिखोगे ज़्यादा आपको पूछने की चांस बनती है। ये एमबीबीएस वाले ने यही गलती की है। उसने लिख दिया मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेक, ये सब लिख दिया। भाई एक ही लिखो, मेडिकल साइंस। ज़्यादा कीवर्ड क्यों फीड करने? ऑफकोर्स देयर इज अ इक्वल अपॉर्चुनिटी कि वो बाद में भी आपको पूछ दे, भले आपने एक सब्जेक्ट लिखा हो, पर आप खुद से उसको क्यों फीड कर रहे हो? अवॉइड करो उसे। हॉबीज़ में कुछ लोग ज़्यादा ट्रिकी बनते हैं, तो कितना स्पेसिफिक या कितना ब्रॉड होना है? आप लिखो कि मैं बुक रीडिंग का शौक है, तो फिर वो आपको कुछ भी पूछ सकता है, इंग्लिश, हिंदी, रशियन नॉवेल के बारे में। तो फिर आप स्पेसिफिक लिखोगे कि मैं तो क्राइम जॉनर के बुक्स पढ़ता हूँ, वो भी सेवर हिंदी भाषा में। तो आप एकदम स्पेसिफिक हो जाएंगे कि मुझे 5 ऑथर से अब तैयार करके जाने। तो लोग ऐसी ट्रिक्स आजमाते हैं। हालांकि हॉबी में आप समझो, हॉबी इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कि पास फेल उससे डिसाइड होता है। हॉबी लिखा तो भी ठीक है, हॉबी नहीं भी लिखो तो भी सिलेक्ट होते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे कैंडिडेट, पूरा फॉर्म उनका खाली होता है हॉबी वाले में, एक्स्ट्रा करिकुलर सब में, फिर भी उनके सिलेक्शन आए। तो लोड नहीं लेना है, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई चिंता नहीं। कुछ ये जो दिल्ली घराने के टीचर्स हैं, उन्होंने रील्स बना बना के ऐसा हवा कर दिया कि तुम हॉबी नहीं लिखोगे तो तुमको ग्रिल करेगा कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी इतने बिजी थे, फिर भी उनकी कविता लिखने की हॉबी है, तुम्हारी क्यों नहीं वगैरह। ठीक है भाई, नहीं है तो भी वो सिलेक्ट हुए हैं, तो लोड नहीं लेना है उन चीज़ों का। कुछ लोग क्या आपको डरा के अपना शिष्य बनाना चाहें या अपने कोर्स बेचना चाहे, वो उस चीज़ से आप बचिए। दैट इज़ वन। अब आप ज़्यादा होशियार बन के ऐसा लिखते हैं क्राइम जॉनर बुक्स इन हिंदी, फिर भी चांस है वो आपको ग्रिल में ज़्यादा पूछ ले, तो आप पे निर्भर है। कुछ लोग लिखते हैं म्यूज़िक। म्यूज़िक लिखा तो वो सब कुछ पूछेगा ना, तो थोड़ा स्पेसिफिक बोलो कि मैं सूफ़ी म्यूज़िक या ये म्यूज़िक पढ़ता हूँ, सुनता हूँ।
कुछ लिखेंगे स्पोर्ट्स, भाई स्पेसिफिक बनो। स्पोर्ट्स पूछा तो वो सब कुछ आपको पूछ सकता है कि ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन क्यों खराब था, या थोड़ा स्पेसिफिक आप लिखो कबड्डी, देन यू हैव टू प्रिपेयर लिटिल लेस। मैं क्रिकेट, तो क्रिकेट लिखो, इसका मतलब तुम खेलते भी हो, तो या तो फिर आप ये लिखो मुझे कैजुअल वॉचिंग ऑफ आईपीएल। दैट मीन्स मुझे बहुत जनरल नॉलेज भी पूछोगे आईपीएल का तो पता नहीं, मैं खुद से कबूल कर रहा हूँ। तो कुछ लोग इस प्रकार से उसको 19-20 करते हैं। हॉबी लिखते वक्त कुछ ध्यान क्या रखने, हर एक चीज़ हॉबी नहीं है, हर एक चीज़ हॉबी के रूप में अच्छी भी नहीं लगती है। यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड में कुछ बार ये होता है, वो एयरफोर्स या कहीं से साइकोलॉजिस्ट ला के बिठाते हैं, वो भी मूल्यांकन करे आपका। अब कुछ लोग कैसी हॉबी लिखते हैं, स्विंगिंग, झूला झूलने का मुझे शौक है। वेंडरिंग इन द फार्म, खेत में घूमने का मुझे शौक है। गेजिंग इन द स्टार्स, तारे देखने का मुझे शौक है। मतलब एक तो होता है मुझे वो जो भी एस्ट्रोनॉमी का शौक है, टेलीस्कोप से देखता हूँ। दूसरा गेजिंग, मतलब मैं बस ऐसे ही देखते रहता हूँ। तीसरे वाला है वो जोखिम है, क्योंकि उसमें कुछ बार वो उनके साइकोलॉजिस्ट ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि आदमी डिप्रेस्ड है, इसको ये दुनिया में अब रस नहीं रहा, इसलिए ऊपर सितारे ऐसे ही देखता रहे। टेलीस्कोप से देखो बराबर मेरा साइंस का रिसर्च है, साइंस का हॉबी है। ऐसे ही देखो तो वो आपकी, यार वो अलग बात है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सच क्वेश्चंस या इंटरप्रिटेशंस, दैट इज माय सजेशन टू यू। मुझे कुछ ऐसे भी कैंडिडेट मिले जिनका हॉबी नहीं था। वो क्या सोचते थे कि हमारा मेंस एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग राइफल क्लब में जाएंगे और राइफल शूटिंग सीखेंगे। पर वो ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि जैसे ही मेंस खत्म हुआ, जीपीएससी एग्जाम आ गया, उसमें बिजी हो गए, और उसके बाद तुरंत इंटरव्यू के लिए उनके कॉल आ गए, तो वो कभी सीख ही नहीं पाए। तो किताब से, विकीपीडिया से 4 लाइन पढ़ के जाए, वो वहाँ पर आपको पूछे क्या ब्रीदिंग पैटर्न होता है, क्या बोर होता है, इसमें कितना पॉइंट ऊपर लेना है नीचे लेना है, उसको पता नहीं, फिर वो फंस जाता है। तो हॉबी इन्वेंट मत करो इम्प्रेस करने के लिए। सच में आपकी हॉबी तो लिखो, ऐसा नहीं कि मैं मेंस के बाद उसको पढ़ूंगा सोचूंगा, दैट इज़ नॉट एडवाइज्ड। फिर एक ऐसा ज़माना आया कि सारे गुजराती कैंडिडेट्स वो लिखने लगे डायरी राइटिंग हॉबी। ऐसा क्यों? क्योंकि उस ज़माने में गुजराती साहित्य, गुजराती लिटरेचर का सक्सेस रेट थोड़ा ठीक लगता था, तो सारे गुजराती गुजराती साहित्य पसंद करें, और उसमें थोड़ा डायरी के बारे में आपको थियरी पढ़ना होता है इन द मेंस एग्ज़ाम। तो वो सब लोग कि हमको इतना ही पढ़ के जाएंगे, एन फ्रैंक की डायरी, महादेव भाई देसाई की डायरी, और हमारा काम हो गया। लेकिन फिर हुआ ये कि वहाँ पर जो बैठे थे वो तो इतना सब एडवांस चीज़ें पूछने लगे लिटरेचर के बारे में, कि आपको सिर्फ 2 डायरी पता है, एन फ्रैंक की डायरी, महादेव देसाई की, तो आपका कुछ जमे नहीं। उससे भी ज़्यादा तकलीफ ये हुई कि वो सब गुजरातियों की एक ही दिन में इंटरव्यू आए। एक ही दिन में इंटरव्यू आने का क्या कारण हो सकता है? जब आप ऐसा लिखे, मान लो कि मुझे फॉर्म, आई वांट टू गिव द एग्ज़ाम या इंटरव्यू इन गुजराती, तो वो सोचे हमें पार्लियामेंट से ट्रांसलेटर बुलाना है, तो उसका रोज़ का टीए-डीए का खर्चा क्यों देना है, भत्ता क्यों देना है? तो यूपीएससी क्या करे, सारे एक भाषा के सारे लोग को एक ही दिन बुला लो, ताकि उसको जो ट्रांसलेटर आता है उसको एक दिन का ही पैसा देना पड़े। देन व्हाट हैपेंस, 1 से लेके 10 सारे गुजराती हैं, सारे डायरी राइटिंग, तो वो पूछ-पूछ के परेशान हो जाए, आखिरी वाले को ऐसा ग्रिल करे कि उसका नंबर चला जाए। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। किसी को पूछ के अपनी हॉबी कॉपी मत करो भाई, स्कूल का एग्जाम नहीं है। आपकी हॉबी तो लिखो, नहीं हो तो मैंने आप बताया मत लिखो, कोई चिंता मत करो, उससे कोई आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। तीसरा, कुछ लोग ऐसे सियाने बनते थे कि उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलोसॉफी था, तो वो क्या लिखते थे, रीडिंग फिलोसॉफी बुक्स इज माई हॉबी। फिर पैनल में वो ग्रिल हुए हैं काफ़ी, उसका कारण कि वो फिलोसॉफी ऑप्शनल के नाम पे कोचिंग के नोट्स ही पढ़ के जाते हैं, या 4 मेन किताबें। वो पूछे दार्शनिक, तो वो तो कहीं से कितना डीप में पूछे, ऐसा जो भी जेएनयू या कहीं से प्रोफेसर बुला, तो फिर उनको मज़ा नहीं आया था, परफॉर्मेंस उनका डाउन हुआ। दूसरा, ऐसा भी नहीं कि आपको ये एक सवाल से फेल करेंगे, पर तकलीफ क्या होती है, मान लीजिए मैं लिखूं फिलोसॉफी बुक रीडिंग इज़ माय हॉबी, और ऑप्शनल सब्जेक्ट की 4 किताब मुझे याद है, वो मुझे 5वीं पूछे, और वो प्रोफेसर वो थोड़ा व्यंग में ऐसा पूछे कि मुझे लगे मेरा रोस्ट हो रहा है। अब उसके चलते मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो उसके बाद 5वां, छठा, 7वां क्वेश्चन वो आसान भी पूछे कि जीएसटी क्या, इनकम टैक्स क्या, तो भी मैं वो परेशानी के, मेरा दिमाग उधर स्टक हो गया कि सर ने मेरा मजाक उड़ा दिया, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा है, तो मैं आसान सवाल भी अच्छे से बोल नहीं पाऊंगा, और उसके चलते मेरा पूरा इंटरव्यू डिग्रेड हो जाएगा। के चलते मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो या तो सिलेक्शन नहीं आया, या आईएएस वगैरह नहीं मिले। तो ये समझो एक छोटी सी वो स्नोबॉल कैसे आगे आपको परेशान करता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नई हॉबी है तो होशियारी मत मारो, जानबूझ के ना लिखो। और क्या क्या चलता है, हाँ, उसके बाद ओवर द ईयर्स मैंने जो अलग अलग लोगों की हॉबीज़ और सही गलत जो देखा है, कुछ लोग ये भी हॉबी लिखते हैं, टेड टॉक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ब्लॉगिंग, रीडिंग गारफील्ड कॉमिक्स, ठीक है, अच्छा है, मार्शल आर्ट, जॉगिंग, स्विमिंग, एक्यूपंक्चर, ठीक है।
पर फिर जॉगिंग वगैरह में आपको स्पेसिफिक पता है, वो उसमें भी फिर पूछना चालू करते हैं तो काफ़ी सब साइंस में घुस जाते हैं। अच्छे से तैयार करके जाओ। कुछ लोग क्या लिखते हैं, मैं एनजीओ में टीचिंग कराता हूँ, दिस वन इज़ रिस्की। उसका कारण ये क्या कि ये 5 साल में एक बार वो पढ़ाने जाता होगा गरीब बच्चों को, क्योंकि उसको कोचिंग भी तो लेना है, आईएएस की तैयारी में उसका दिन रात जाता हो। और फिर जब वो चालू करेंगे पूछना, जैसे वो एनाकोंडा होता है, धीरे-धीरे आपको घेर के आपकी साँस जकड़ कर लेता है, ऐसा होने लगता है। क्योंकि मान लो वो कहे मैं तो एनजीओ में पढ़ाता हूँ, देन दे विल स्टार्ट, तुम रहते कहाँ हो? अहमदाबाद में, भोपाल में। ये एनजीओ कहाँ है? वो है उधर उस्मानपुरा में। फिर वो आपको पूछे अच्छा तुम ये वो करके वो उसको पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये इधर है और वो उधर है। आप कहे वो तो बाहर वालों को कैसे पता गुजरात की भूगोल क्या है? उनको पता रहता है। आप समझो जो रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस जो बोर्ड में बैठे हैं, उनके अपने जो बैच है उसमें तो हर एक राज्य के लोग होंगे ना। कहीं-कहीं मिले होंगे, कहीं-कहीं उनको पता हो, तो ऑफ़न इट हैपेंस कि वो लोग गुजरात के बारे में गुजरात से ज़्यादा जानते हैं, या उनकी ज़्यादा गहरी समझ होती है इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। तो नहीं है अभी तो ज़बरदस्ती ये सब लिखो मत, वरना आप फँस जाओगे। फिर वो बहुत डीप में जाएगा कि कितने बच्चों को पढ़ाते थे, ये एनजीओ का क्या रजिस्ट्रेशन है, वो क्या प्रोसेस से काम करते हैं, कहाँ से चंदा आता है, उसको कैसे मैनेज करते हो, मैनी थिंग्स। चौथा, कुछ लोग लिखते हैं कुकिंग, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। इसमें सवाल ये होता है कि मान लो वो एक मदर है, तो फिर उसको ये ग्रिल किया जाता है, तो आपका हॉबी कैसे हुआ? ये तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, तो हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? आपको सोचना पड़े। मतलब हॉबी अलग चीज़ है, जिम्मेदारी अलग चीज़ है। दैट्स माय पॉइंट। राइटिंग टू न्यूज़पेपर्स, ये थोड़ा डेंजर जोन में जाता है। वो ऐसा कि आप जानते हैं, वो आप कि द हिंदू का ये आर्टिकल पढ़ा और मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैं लेटर टू द एडिटर में लिखूँ कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसा। उस पे फिर ग्रिल ये होता है आदमी की, अच्छा तो तुम सरकारी नौकरी में भी और तुम्हारा बनता नहीं है मिनिस्टर वगैरह के साथ, तो क्या तुम ये ट्विटर वगैरह में किसी को लिख के बता दोगे? राइट? एंड इज़ दैट अ गुड क्वालिटी फॉर एन ऑफिसर? फिर कुछ बोलते हैं बर्ड वॉचिंग मेरा हॉबी है। सच में तो लिखो, वरना रिस्की इसमें क्या है? वो आपको पूछे अच्छा कौन सा दूरबीन इस्तेमाल करते हो? कौन सा कैमरा लेंस है? कितने जात के पक्षी होते हैं? ये वाला पक्षी यहाँ पाया जाता है कि नहीं? अब आप ऐसे एक दिन चिड़िया देख के वह मुझे शौक है, दैट इज़ नॉट शौक, वो आप फिर ग्रिल हो जाओगे। फ़िल्म मेकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, पोएट्री, नेचुरल फ़ोटो अच्छा है, पर वो असल में हो तो लिखो। नहीं तो ये कैमरा लेंस वगैरह में आप फँस जाओगे। मेकिंग कैंडल पॉट क्राफ्ट, ओरिगामी, ये भी अच्छा है। प्लेइंग गरबा, ये रिस्की है। क्योंकि वो ग्रिल ऐसे करते हैं, देखो भाई, गरबा नवरात्रि में खेला जाता है, तो साल में आप एक बार करते, साल में एक बार जो चीज़ करो वो हॉबी कैसे हुआ? हॉबी वो है कि आप कंटिन्यूअसली दिन प्रतिदिन या हफ्ते हफ्ते आप करते हो। फिर कुछ लोग उसे जस्टिफाई करते हैं, नहीं मैं तो कभी भी गरबा खेलने लगता हूँ, चाहे आईपीएल का वो मैच हो या मैं बहुत खुश हो जाऊँ। बट देन इट इज़ परसीव्ड लिटिल नेगेटिवली, कि आदमी में जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी होना चाहिए, सहमा और एक थोड़ी जो मैच्योरिटी होनी चाहिए, वो इसमें कम लगती है, किधर भी नाचने शुरू कर दे तो। हाउ आर यू परसीव्ड बाय द साइकोलॉजिस्ट, ये भी सोचना है। मेकिंग ग्रीटिंग कार्ड्स, ये भी हॉबी कैसे जस्टिफाई आप करोगे? क्योंकि साल में दिवाली या क्रिसमस का दो ही तो ग्रीटिंग कार्ड बनाए, तो ये हॉबी कैसे हुआ? फिर कुछ लोग कि मैं संस्कृत श्लोक का चैंटिंग करना, ये मेरा हॉबी है। फिर इसमें वो अलग तरीके से आपको पूछेंगे, भाई ये हॉबी कैसे हुआ? ये तो आप धार्मिक रूप से क्रिया कर रहे हो ना, तो हॉबी इज़ अ सेपरेट थिंग। और संस्कृत श्लोक बोलना वो आपकी धार्मिक क्रिया, उसको हॉबी बोलना असल में आप उसको अपमान कर रहे हो। अलग ग्रेस होता है जो धर्म की आप क्रियाएँ करते हैं वर्सेस जो आपकी हॉबी। हॉबी आप शौक के लिए, मज़े के लिए करते हैं, या आप श्रद्धा के लिए कर रहे हैं। फिर कुछ लोग क्या लिखते हैं, आई हैव इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट लाइक ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस साइंस वगैरह, क्योंकि कॉलम में कुछ ऐसा भी होता है कि इंटरेस्ट इन वेरियस सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर 2 थॉट प्रोसेस है। कुछ लोग कहते हैं लिख देना चाहिए, ताकि आपका इंटरव्यू मान लो इस दिशा में ठीक नहीं जा रहा है, तो उस दिशा में कुछ पूछे और आप बोल सको। पर नेगेटिव क्या है, फिर वो डीप में घुस के पूछेंगे तो आपने खुद से उसको नया फीड कर दिया कि मुझे इसमें आप पूछो। डिपेंड करता है आप कितना पढ़ के गए हैं, उस हिसाब से लिखो। ज़बरदस्ती का उसको आप मत दो कि आप मुझे ये भी पूछ सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट सम मिस्टेक्स। ये भाई ने जो लिखा है, बहुत सारे इसने हॉबी लिख दिए। बहुत सारे हॉबी मत लिखो, वरना आप लंबे हो जाओगे, आपको बहुत सारा प्रिपेयर करना पड़े। ये क्या 2 हॉबी लिखो। अब इन्होंने क्या लिखा है, मुझे तो मीराबाई और नरसिंह मेहता की पोएट्री भी सुनना पसंद है। प्रोबेबली मुझे लगता है गुजराती लिटरेचर वाला होगा, और ये इस हिसाब से बोला कि मुझे वो सारा पूछ लेंगे, पर वो रिस्क भी है कि वो एडवांस पूछेगा। आपको पता है, आप कोचिंग के नोट पढ़ के, आप गुजराती साहित्य पढ़ के, आपने वो एडवांस नहीं पढ़ा है। इंडोर गार्डनिंग, वॉचिंग नेचुरल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज विद डेविड एटनबरो। लास्ट वाले में दिक्कत क्या है, वो आपको ऐसे ग्रिल करे
कि भाई एटनबरो बराबर है, वो डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, पर अब वो तो बूढ़े हो गए ना, अभी 1-2 डॉक्यूमेंट्री के बाद वो रिटायर हो जाएँगे। तो फिर तुम कैसे ये करोगे, या तुम इसको डिसकंटिन्यू, हाउ दिस इज़ अ हॉबी वगैरह, वगैरह। या फिर कि वो ऐसा भी सोचे कि तुम इंटरव्यूअर को लीड कर रहे हो कि मुझे ये पूछो, तो क्या आप ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हो? व्हाट इज़ द सीन? क्योंकि लिखने को आप समझो ये बोल सकते थे, मुझे नेचुरल वाइल्ड लाइफ की फ़िल्में देखना पसंद है, दैट इज़ ओके। आप स्पेसिफिक नहीं, वाइल्ड लाइफ में भी सिर्फ़ डेविड एटनबरो की मैं तो देखता हूँ। यानी कि आप इंटरव्यू को लीड करें तो मुझे ये पूछो। अब जब ऐसा स्मार्ट बनते हैं तो वो इंटरव्यूअर आपको फिर ज़्यादा उलझाने की कोशिश करता है। फिर ये देखो टीचिंग एंड मेंटरिंग, मैंने आपको बताया टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो मत लिखो। 5 साल में एक बार एनजीओ में 1 दिन किसी को पढ़ाया था, दैट इज़ नॉट काउंटेड, वरना वो ग्रिलिंग में आप फँस जाओगे। फिर आपको खुद ही कबूल करना नहीं किया था। फिर ये इसने लिखा कि वॉचिंग द ट्रैवलिंग वीडियो लॉग ऑफ नोमैडिक टूर एंड तान्या खानिजोव। तो तान्या खानिजोव कौन है? एक तो यूपीएससी पैनल को पता नहीं होगा। फिर वो आपको पूछे ये कौन है बहन? फिर आपके उसका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, और फिर वो एक डिजिटल नोमैड है। डिजिटल नोमैड का मतलब क्या? जिसका फिक्स एड्रेस नहीं, वो कहीं भी घूमता रहे होटल में और उधर से ऑनलाइन अपना काम करके पैसा कमाता हो। अब उसमें वो जो लोग हैं उनकी समझो मेंटल फ्रेम अलग है, 50 साल के लोग जो उधर बैठे, और उधर साइकोलॉजिस्ट बैठा, वो उसको अलग इंटरप्रेट करे कि तुम ऐसा क्यों देखते हो, वाई दिस लाइफस्टाइल अपील्स टू यू। या तो ऐसा है कि आपको घर परिवार और सबके कलीग्स के साथ और कॉलेज के साथ सबके साथ आपका बनता नहीं है, इसलिए आप हमेशा ऐसा सोचते हैं कि मैं बाहर चला जाऊं, दूर चला जाऊं, इसलिए आपको ये लाइफस्टाइल पसंद है ये। और दूसरा जो आईएएस अधिकारी है, तो उसको तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठना पड़ेगा, पसंद हो कि ना हो। आपको ऐसा अगर लाइफस्टाइल है तो आप ये नौकरी में सेटल भी हो पाओगे कि नहीं, या फिर आप खुद फ्रस्ट्रेटेड रहोगे और अपने कलीग्स को और सबॉर्डिनेट्स को भी फ्रस्ट्रेट करोगे। तो इनका फिर आपको जवाब सोच के रखना है। ऑफ कोर्स ये लिखने के बाद भी हो सकता है कि ये कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाए, पर वहाँ पर जो पूछा जाएगा उसके लिए उसको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। वरना ऐसी ग्रिलिंग के बाद उसको वो डिप्रेशन में आ जाए, और फिर उसके पास चौथा पांचवा सवाल आसान पूछा, जीएसटी क्या, इनकम टैक्स क्या, उसमें भी वो गड़बड़ करे, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ गया भाई ये सर ने मुझे ऐसा पूछ लिया, मुझे ठीक नहीं आया। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। बाकी तो देखिए इंटरव्यू के नाम पे मैंने तो अपना बताया, उससे भी ज़्यादा विशेषज्ञ अनअकैडमी के साथ हैं, और उनकी पूरी पैनल के साथ आप रियल एक्सपर्ट से रियल मॉक इंटरव्यू आप कर सकते हैं। रियल मतलब फेस टू फेस वाले जो दिल्ली में होते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी ऑप्शन दिया जाता है कि आप नहीं आ सकते तो जूम वगैरह से कर लेते हैं। उसके साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। बाकी एक्सपर्ट्स के भी कुछ लाइव लेक्चर्स रखे जाते हैं ऑनलाइन, ताकि आपको व्हाट आर द बर्निंग इश्यूज़ जिसको हमको तैयार करके जाना है, ये सब मिले। डेफ का वन ऑन वन एनालिसिस होता है। मतलब आपको अकेले को कि भाई तुमने ये लिखा है तो तुम्हें ऐसे-ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। जो भी आप वहाँ करते हैं मॉक इंटरव्यू, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दिया जाता है, ताकि उसको बार-बार देख के आप समझ सकें कि मुझे इन गलतियों से बचना है वगैरह। अब वैसे आप समझिए कि मॉक इंटरव्यू तो ज़्यादातर बड़े इंस्टीट्यूट फ्री में देते हैं, तो आप अनअकैडमी में क्यों आए? क्योंकि अनअकैडमी के अंदर जो सोबर ग्रेसफुल तरीके से रील बनाने के लिए नहीं, ऐसे हम इंटरव्यू शूट करते हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है वो उनको रील ही बनाना है उसका, तो जानबूझ के बस आपको ये सेक्स, डेटिंग, एलजीबीटी टाइप का ही सवाल पूछेंगे, जो असल यूपीएससी वालों को उसकी कोई परवाह नहीं है, वो सब पूछने की। बट इनको तो रील बनाना है, तो ऐसे ही सवाल निकालेंगे। तो वो आपको रियल यूपीएससी लाइक एक्सपीरियंस नहीं दे रहा है। और हम जिनको बुला रहे हैं ये प्रीवियस यूपीएससी मेंबर्स रहे हैं, बड़े-बड़े आईएएस, आईपीएस अधिकारी रहे हैं, फॉरेन एम्बेसडर रहे हैं, बड़े जेएनयू, डीयू वगैरह के प्रोफेसर, वाइस चांसलर रहे हैं। तो आपको सही लोगों से एक्सपोज़र मिलेगा, तो आपकी वो स्किल डेवलप होगी। मैं मॉक इंटरव्यू में जाता हूँ, तो वो डिपेंड करता है, कभी अपनी मुलाकात भी हो सकती है। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। बाकी जो लोग प्रीलिम और मेंस के लिए भी ऐसी एक्सपर्ट गाइडेंस को चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में, पूरी अनअकैडमी टीम है आपके साथ, और नेटफ्लिक्स जैसा मॉडल है। लाइव लेक्चर, स्टडी मटेरियल, डाउट रेजोल्यूशन, आंसर राइटिंग, मॉक, सारे सब्जेक्ट के, सारे टीचर्स के, सारे मीडियम के अनलॉक हो जाते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन में। और उसमें भी हमारे 9 साल कंप्लीट हुए तो प्रतिष्ठा ऑफर चल रहा है कि 9 पे 9 महीने फ्री एक्स्ट्रा, 12 पे 12, 18 पे 18। पर ये लिमिटेड, मेरे ख्याल से 17 तारीख तक ख़त्म कर देंगे ऑफर, तो इसको भी आप जुड़िए। बाकी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में। जिनको भी इंटरव्यू के आए हैं कॉल्स, उन सबको ऑल द बेस्ट। और दिल पे ना लीजिए मेरे स्टेट के बारे में आप ऐसे कह, क्योंकि ये लेक्चर का उद्देश्य ही कुछ अलग का तरह का था। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लेट्स क्रैक इट। An Academy. Let's crack it.